हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? अब हम क्या स्टार्ट तो क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी कर ही दिया था हमने। कौन सी क्लास में स्टार्ट? कल। रेवेन्यू का स्टैंडर्ड, उसमें अभी तक हमने क्या बात करी थी? मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, फिर प्रिंसिपल हो या एजेंट हो, और उसके बाद में क्या बात करी थी? गुड्स के केस में रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा, सेल ऑफ गुड्स का। आज हमें क्या करना है? सर्विसेज का और इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड का। तो पहले हम इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड का करेंगे, फिर हम किसका करेंगे? सर्विसेज का। तो इनकम फ्रॉम, ये अदर सोर्स गलत छपा हुआ है, ठीक है। बस आपको क्या देखना है? इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड का कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है? सबसे पहले क्या है? इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें भी देखो, नीचे दो शर्तें कॉमन है सब में। कौन सी? अमाउंट मेजरेबल हो और कलेक्शन की क्या हो? सर्टेनिटी हो। वो गुड्स में भी थी। इसमें कैसे लिखा हुआ है? शुड ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड, ऊपर वालों का। नो अनसर्टेनिटी एज टू मेजरेबिलिटी, मेजरेबिलिटी मतलब अमाउंट वाली, और कलेक्टिबिलिटी एग्जिस्ट। कलेक्टिबिलिटी मतलब, कलेक्टिबिलिटी का मतलब क्या है? अमाउंट आने की सर्टेनिटी। और मेजरेबिलिटी का मतलब क्या है? अमाउंट मेजर करने की। इसमें हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी ना। आने की सर्टेनिटी क्या है? कि पैसा आ जाएगा, और मेजरेबिलिटी का मतलब कितना आएगा ये भी पता है। तो इसके बारे में कुछ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं रहनी चाहिए। ये पांचों के पांचों रेवेन्यू में है। कितने रेवेन्यू रिकॉर्ड करने हैं हमने? 5। इसे इसमें पहला क्या है? सेल ऑफ गुड्स, दूसरा रेंडिंग ऑफ सर्विसेज, तीसरा क्या? इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड। पांचों में दो कॉमन कंडीशन पक्का है। कौन सी दो कॉमन कंडीशन है? कि अमाउंट क्या है? कलेक्ट हो जाएगी। कलेक्ट होने का मतलब क्या है? पैसे आ जाएंगे। और मेजरेबल का मतलब क्या है? कितने आएंगे ये भी हमें पता है। तो ये तो कॉमन है, और बाद में सबकी क्या है? एक दो स्पेसिफिक कंडीशन है। जैसे गुड्स का क्या था? रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, याद है क्या? तो बताओ अब इंटरेस्ट में क्या है? इंटरेस्ट चार्जेस फॉर यूज ऑफ कैश रिसोर्सेज और अमाउंट ड्यू टू द एंटरप्राइजेस। तो इंटरेस्ट का मतलब जरूरी नहीं है कि पैसे ही उधार दिया है। मैंने किसी को गुड्स उधार बेचे तो क्या होगा? डेटर्स टू सेल्स। अब वो मेरे रुपए नहीं दे रहा, तब भी तो मैं उस पर क्या चार्ज करूंगा? इंटरेस्ट। वो मेरे रुपए नहीं दे रहा, तो भी तो मैं उस पर क्या चार्ज करूंगा? इंटरेस्ट। मैंने आपको पढ़ाया, मैंने एंट्री क्या डाल दी? डेटर्स टू फीस। अब आप मेरी फीस टाइमली नहीं दे रहे, तो भी मैं उस पर क्या चलूंगा? तो इस पर तो जो ये है, इस पर तो कौन सा रूल लगेगा? गुड्स वाला। लेकिन अब लेट आ रहा है पैसा, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उस पर कौन से रूल लगेंगे? जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फीस पर कौन सा लगेगा? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का। पैसा लेट आ रहा है, उस पर कौन सा लगेगा? इंटरेस्ट वाला। या सीधा ही किसी ने किसी को पैसा उधार दिया है, तो भी क्या लगेगा? इंटरेस्ट वाला। पक्का? तो खाली कैश रिसोर्सेज की बात नहीं है। किसकी बात है? अमाउंट ड्यू टू एंटरप्राइज। अमाउंट ड्यू टू का मतलब जो मैंने आपको उधार बेचा या उधार पड़ाया। पक्का? तो इसमें क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन टाइम प्रोपोर्शन। टाइम प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? बोलो। टाइम प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? टाइम को ध्यान में रखना है, तीन बातों का ध्यान रखना है। टेकिंग इनटू अकाउंट अमाउंट आउटस्टैंडिंग, टाइम प्रोपोर्शन एंड रेट एप्लीकेबल। टाइम प्रोपोर्शन और क्या क्या है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट और एप्लीकेबल रेट। इसका मतलब क्या है? सुनना ध्यान से। जैसे कितना इंटरेस्ट का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा? समकित मुझसे कितने रुपए लेकर गया यहाँ पर? 1 लाख। समकित मुझसे कितने रुपए लेकर गया? 1 लाख। आ ही नहीं रहे। समकित मुझसे कितने रुपए लेकर गया? 1 लाख रुपए लेकर गया। किस रेट से लेकर गया? 10% पर एनम। और मुझे रुपए चुका गया कितने टाइम बाद? 8 मंथ्स के बाद। रेट 12 ले लो। तो मैं कितना इंटरेस्ट बुक करूंगा? 1 लाख इंटू 8% इंटू, सॉरी 8/12 इंटू 12%। 8/12 इंटू 12%।
तो मेरा इंटरेस्ट का रेवेन्यू किसको किसको ध्यान में रखकर आ रहा है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट, टाइम प्रोपोर्शन और रेट। पक्का? तो यही लिखा हुआ है इसमें, कोई इन तीनों के ऊपर कोई भयंकर क्या नहीं है, लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं है। एक तो टाइम प्रोपोर्शन, एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट और रेट। इसके अलावा पैसे आने की सर्टेनिटी होनी चाहिए। या तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि ये रुपए बोलो दे ही गया, लेकिन क्या है, मैंने मान लो 1/7 को दिया और ये 31 मार्च है, 50 लाख रुपए दिए किस रेट से? 10% से। या 50 लाख के गुड्स बेचे किस रेट से? 10% से। तो कितना टाइम हो गया ये? 9 मंथ्स। तो 50 लैक्स इंटू 9/12 इंटू 10%। अगर ये नहीं भी देकर गया है तो मैं एक्रू करवा लूंगा। शर्त क्या है? अगर मुझे सर्टेनिटी है कि रुपए आ जाएंगे। तो अगर उधार भी है तो भी क्या होगा? इंटरेस्ट का रेवेन्यू बुक हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्रूड टू इंटरेस्ट। शर्त क्या है? मुझे क्या होनी चाहिए? सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। पक्का? अब इंटरेस्ट के बाद दूसरा क्या है? रॉयल्टी। रॉयल्टी किसका होता है? मेरे इंटेलेक्चुअल्स राइट्स होते हैं, जो इंटेंजिबल्स राइट्स होते हैं, चाहे वो कॉपीराइट है, चाहे वो क्या है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स है, नो हाउ है। तो इन सब चीजों के लिए क्या देगा ये मुझे? रॉयल्टी देगा। ठीक है। रॉयल्टी कैसे बुक करनी है? एक्रूअल बेसिस पर, चाहे पैसा आए चाहे नहीं आए, एक्रूअल बेसिस पर करनी है, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द रेलेवेंट एग्रीमेंट। तो रॉयल्टी के लिए क्या शर्त रखता है कि एक तो एक्रूअल बेसिस और एक एग्रीमेंट को ध्यान में रखकर। देखो अब रॉयल्टी कैसे ली जा सकती है, एग्रीमेंट कैसे कैसे बनते हैं? जनरली एग्रीमेंट बनते हैं दो टाइप के। फर्स्ट टाइप क्या होता है? पर पीस। और सेकंड टाइप क्या होता है? फिक्स्ड रॉयल्टी। फिक्स्ड रॉयल्टी का मतलब क्या है? कि मेरे इतने बनते हैं, आप दे देना, प्रोडक्शन चाहे कितना भी करो या जो भी चीज है वो कितना भी बनाओ। मैं एग्जांपल लूंगा तभी समझ में आएगा। मैं कौन हूं बच्चों? चेतन भगत। मैं कौन हूं? चेतन भगत जानते हो क्या कौन है? कौन है? ऑथर है। और बहुत ही क्या है, फेमस ऑथर है। मतलब इसने कुछ भी लिखा तो इसकी नॉवल तुरंत क्या है, सेल हो जाती है। तो बताओ ये कैसे? और पब्लिशर कोई भी है मान लो, पब्लिशर का काम क्या होता है पहले ये बताओ? बुक्स को पब्लिश करना, उसकी मार्केटिंग करना। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि हमारे पास आते हैं लोग डीके गोयल की तरफ से। डीके गोयल अकाउंट्स में 12th की किताब चलती है और वो बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को ये रिकमेंड करो, हम आपको कुछ दे भी देंगे कमीशन वगैरह। वो बिजनेस मॉडल है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। अब वो हमारे पास जो आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं? डीके गोयल की तरफ से आ रहे हैं या पब्लिशर की तरफ से आ रहे हैं? पब्लिशर। डीके गोयल तो पढ़ा लिखा इंसान होगा कोई, जिसने क्या कर दी, बढ़िया बुक लिख दी। लेकिन आ कौन रहे हैं? पब्लिशर। सेल करने से देखो, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक बुक लिख भी दूं, बहुत ही अच्छी बुक लिख दूं, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ बिक जाएगी? मेरे होम टाउन में जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ लोग मुझे जानते हैं, लेकिन दूसरी जगह क्या है, जानते ही नहीं है, तो कौन खरीदेगा? और वहां मार्केटिंग करने इतना बड़ा है। जैसे मान लो मैंने कोई कॉमर्स की एक बुक लिख दी, कोई भी मतलब अकाउंट्स की अच्छी बुक लिख दी, जिसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन और अच्छे से अरेंज कर दिए, तो क्या होगा? अब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ तो बिक जाएगी, या मेरे को जानते हैं बच्चे, लेकिन क्या होगा, यूपी में कौन खरीदेगा, बिहार में कौन खरीदेगा? और यूपी भी कोई एक छोटा सा जगह थोड़ी है, उसके अंदर कितने सारे होंगे। तो वहां पर पब्लिशर के लोग जाते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं और दुकान वालों को कन्विंस करते हैं, टीचरों को कन्विंस करते हैं कि कोई सीए के टीचर्स उनको मिल जाए कि इस बुक से पढ़ाओ, ये अच्छी है। दुकानदार जो बुक सेलर है उनको कन्विंस करते हैं, वहां तक जाते हैं। जगह जगह उनके क्या होते हैं, सेल्स पर्सन। और वो खुद क्या है, उनके खुद के पब्लिशर बड़ा है, तो वहां पर पहले से ही क्या होंगे, उनके लोग रखे हुए होंगे, वो उनको बता देंगे ये बुक भी सेल करवानी। तो पब्लिशर क्या करता है, प्रिंटिंग की हेडेक लेता है, मार्केटिंग की हेडेक लेता है। पक्का? तो अब चेतन भगत का पब्लिशर है एक्स लिमिटेड। अब चेतन भगत खुद भी कंपनी बनाकर ही काम करता होगा, बड़े लेवल पर काम करता है। तो अब चेतन भगत की कंपनी को रॉयल्टी की इनकम बुक करनी है। एक्स लिमिटेड के साथ ये क्या एग्रीमेंट करे, मुझे 10 लाख फिक्स दे दो या पर पीस? पर पीस। क्यों पर पीस? क्योंकि ये श्योर है कि मेरी क्या है, किताबें बहुत सारी बिकेगी। तो क्या होता है, बड़े जो प्रोफेशनल ऑथर है वो क्या लेते हैं, पर पीस लेते हैं। अब मैं अपना पढ़ाने से कमाई करता हूँ ज्यादातर, और मैंने एक कोई साइड बाय साइड बुक लिख दी और ना ही मेरा इतना नाम है, तो फिर पब्लिशर मुझे क्या बोलता है कि 50 लाख ले लो।
और हम कितनी मर्जी बुक छापे, मेरे लिए बहुत है 50 लाख रुपए, मेरे मेन रेवेन्यू पढ़ाने से है, तो बुक की तो साइड इनकम आ गई, तो मैंने फिक्स रॉयल्टी ले ली 50 लाख की। चेतन भगत कहता है 50 लाख क्यों लूं भाई, तुम तो इसमें आगे क्या करोगे, बहुत सारी किताबें और बिकती रहेंगी आगे से आगे, एक बार लिख दी अब तो जिंदगी भर क्या होगी। तो मेरे को उन्होंने बोल दिया कि 50 लाख ले लो अगले 5 सालों के, और मैं तैयार हूँ क्योंकि मेरे को रिस्क खत्म हो गया ना मेरा, अब उसकी बिके ना बिके मेरे कितने आ गए 50 लाख। चेतन भगत कहता है कि मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, नहीं बिके तो मेरी रॉयल्टी भी कम कर देना, लेकिन मैं लूंगा कैसे, पर पीस। तो इनका रेवेन्यू कैसे बुक होगा वो तो बाद में करता हूँ, लेकिन मतलब समझ में आ रहा है। बागबान मूवी देखी है तुमने, बागबान नहीं देखी, कितना देखी है, चलो जिसने देखी है वो बताओ कि बागवान मूवी में अमिताभ बच्चन के पास रुपए खत्म हो जाते हैं, बाद में रुपए आते कहां से हैं? वो कोई अपनी आप बीती टाइप कर रहा होता है और वो कुछ बच्चों के हाथ लग जाती है, वो उसको पब्लिशर के पास ले जाते हैं और पब्लिशर उसको क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देता है और अमिताभ बच्चन वापस रिच हो जाता है उस मूवी में। अब अमिताभ बच्चन जब रिच होता है तो उसको अगर तुम्हें अच्छे से याद हो तो वो पब्लिशर चेक लेकर के आता है, तो अमिताभ बच्चन कहता है कि ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ, तो वो कहता है तो आपने लिखा था आपका ही है, और ना जाने अभी ये बागबान कितने और गुल खिलाएगी, मतलब कितने चेक और आएंगे तेरे पास, मतलब उसने कौन सा एग्रीमेंट किया हुआ है, पर पीस किया हुआ है। अगर फिक्स किया होता तो क्या होता, बात ही खत्म हो जाती। तो उस बुक में कौन सा एग्रीमेंट था, पर पीस था, हालांकि एग्रीमेंट मेरे को तो उसमें कौन सा एग्रीमेंट था, पर पीस। और जो भी श्योर होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, चलेगा ही चलेगा, वो पर पीस ही लेते हैं। अब हीरो कंपनी मान लो होंडा को क्या देती है, रॉयल्टी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो होंडा के पास थी। अब ये अलग हो गए तो होंडा इसको क्या दे देता है, नो हाउ प्रोवाइड करता है कि, और हीरो उसको क्या पे करता है, रॉयल्टी। इंडिया की तरफ से जापान को करोड़ ऑफ रुपीस की रॉयल्टी हर साल जाती है, जापानीज कंपनीज को, इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो जापानीज कंपनी अपनी रॉयल्टी की इनकम कैसे बुक करेंगे, अगर इसी एएस के हिसाब से करें, वहां के स्टैंडर्ड पक्का क्या होंगे, अलग होंगे, लेकिन अगर इसी एएस के हिसाब से करें तो क्या होंगे, बोलो। अब ये होंडा पक्का क्या लेता होगा, पर पीस, क्योंकि हीरो की इधर अच्छी इमेज है, बाइक पे बाइक बनाएगा बेचेगा, तो उसको पता है कि हीरो की खूब बाइक बिकेगी, तो मैं क्या रख लूं, पर पीस। तो पर पीस भी हो सकता है और फिक्स भी, उस एग्रीमेंट के हिसाब से आपको क्या बुक करनी है, इनकम, एक्रूअल बेसिस पे। अब मैं एग्जांपल लेता हूं वापस कि पब्लिशर ने क्या बताया कि इस साल 40,000 बुक क्या होगी सेल, और पर पीस कितने रुपए मिल रहे थे, 100 रुपए। तो चेतन भगत की कंपनी क्या एंट्री डालेगी, पब्लिशर को डेटर बनाएगी, टू रॉयल्टी इनकम, 40,000 इंटू 100, टू रॉयल्टी इनकम कितना आएगा, 40,000 इंटू 100। अब ये एक्रूअल बेसिस पर इनकम बुक कर रहा है, पैसे नहीं आए हैं तो अभी बस क्या होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए। ये इनकम कैसे बुक कर रहा है, थैंक्स, इनकम कैसे बुक कर रहा है, एक्रूअल बेसिस पे, पैसे नहीं भी आए हैं तो भी क्या है, इसको सर्टेनिटी है कि पब्लिशर अच्छा है, सालों से काम कर रहा है, पैसे आ जाएंगे। और हो सकता है कि क्या हो, कुछ रुपए भी आ गए। 40,000 इंटू 100 कितना होगा, बोलो, 40 लाख। तो हो सकता है कि पब्लिशर ने बीच बीच में इसको कितने रुपए दे भी दिए, 30 लाख दे दिए, तो कुछ भी दे दिया हो, तो कितना आएगा, बाकी डेटर बना लेगा, पक्का। और अगर 40 लाख से ज्यादा आ गए, जो पॉसिबल जनरली तो नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, एडवांस होगा। तो कैसे बुक करेंगे, एग्रीमेंट अगर पर पीस है तो साल के एंड में क्या देखेंगे, टोटल पीस इनटू पर पीस अमाउंट, उतने की इनकम बुक करनी है। अब ओहो, उतने की क्या बुक करनी है, इनकम। अब इस इनकम के अगेंस्ट कैश आ गया तो कैश, अदरवाइज डेटर, और डेटर तभी बनाना जब सर्टेनिटी, पक्का, श्योर। और फिक्स रॉयल्टी है मान लो 50 लाख 5 सालों की, तो क्या होगा, तब हर साल कितनी इनकम बुक कर लूंगा, रॉयल्टी इनकम 10 लाख, अब जितने आ गए हैं वो कैश, बाकी डेटर। तो कैसे हो सकता है, पर पीस और एग्रीमेंट को ध्यान में रखकर, प्लस क्या है, एक्रूअल बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस और रेलेवेंट एग्रीमेंट के हिसाब से, ठीक, बोलो बच्चों। और तीसरा क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड की इनकम कैसे बुक करनी है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द ओनर्स राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टेब्लिश्ड। जब ओनर का राइट बन जाए, किसका, पेमेंट लेने का। और ओनर का राइट कब बनता है,
व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड, जब ये क्या किया जाता है, डिक्लेयर। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्या होता है। ये एक कंपनी है, मेरा इसमें 10% शेयर है। ये मान लो रिलायंस है, इसमें किसने, टाटा ने 10% शेयर खरीद लिया, ठीक। तो टाटा क्या एंट्री डालेगा, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, जितने में भी खरीदा है 10% शेयर। अब 10%, 5%, मतलब थोड़ा कम कर लेते हैं, 2% शेयर है, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर है ना रिलायंस, किसी में भी जितना भी परसेंट है उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब इधर 1 करोड़ रुपए के रिलायंस ने इस साल प्रॉफिट कमाए, ठीक है। इस प्रॉफिट से डिविडेंड कितना बांटना है, ये कब तय होता है, जब इस कंपनी की क्या होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, जो कब होती है, नेक्स्ट ईयर में। और इसमें आप लॉ में पढ़ोगे कि 30th9 इसकी क्या होती है, लास्ट डेट। तो 30th9 से पहले पहले कभी भी हो सकती है। 39 का मतलब जब भी आप ईयर एंड करते हो उसके 6 महीनों के अंदर अंदर, ठीक है। मैं 31 मार्च मान के कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर कंपनी 31 मार्च को ही क्लोज करती। तो इस दिन एजीएम में डिविडेंड क्या होता है, डिक्लेयर होता है। तो अब बताओ ये कमाई कब कमाई इसने, ये ईयर 1 है और ये ईयर 2 है। पहले वाला कौन सा है, ईयर 1, और दूसरे वाला क्या है, ईयर 2, ठीक है। अब ये ईयर 1 था, ये ईयर 2 था, तो इसने कमाए कब, ईयर 1 में। लेकिन टाटा रेवेन्यू बुक नहीं करेगा, यहां पर ही क्या नहीं बुक करेगा, अपना इनकम 1 करोड़ का। इनकम कितने की है, 1 करोड़ का 2% टाटा का है ना इसमें प्रॉफिट में शेयर, लेकिन टाटा पहले साल में बुक नहीं करेगा। टाटा ने 2% इन्वेस्ट कर रखा है, उस 2% के अगेंस्ट जो भी रुपए दिए, मान लो 2% के लिए 50 करोड़ दिए, 100 करोड़ दिए, जो भी दिए, अब उसके अगेंस्ट मेरी 2% प्रॉफिट, 1 करोड़ का 2% कितना आएगा, 2 लाख आएगा। 1 करोड़ का प्रॉफिट कितना है, तो इसने कमाया ईयर 1 में, और उसका 2% कितना आएगा, 2 लाख आएगा। तो क्या वो ईयर 1 में इनकम बुक करेगा या नहीं, क्या वो ईयर 1 में ही क्या बुक करेगा, इनकम बुक करेगा या नहीं करेगा। कब बुक करेगा वो, ईयर 2 में। ईयर 2 में डिविडेंड क्या होगा, डिक्लेयर होगा। ईयर 2 में एजीएम पे ही क्या होगा, डिविडेंड क्या होगा, डिक्लेयर होगा। तो इनकम कब बुक की जाएगी, ईयर 2 में। तो बताओ ये एक्रूअल के अगेंस्ट चला गया या एक्रूअल के साथ है, अगेंस्ट। कैसे अगेंस्ट चला गया, कि सामने वाले ने कमाया कब, तो मेरी डिविडेंड का मतलब उसी प्रॉफिट में तो मेरा हिस्सा है। भाई 1 करोड़ अगर कमाया ईयर 1 में है, तो क्या है, उसी 1 करोड़ में मेरा हिस्सा भी तो 1 करोड़ ईयर 1 में बुक होना चाहिए। लेकिन करना कब है, जब एजीएम पे क्या हो, डिक्लेयर हो। ऐसा क्यों कह रहा है एएस, क्योंकि कंपनी अब हो सकता है सालों साल डिविडेंड डिक्लेयर ना करे, जरूरी थोड़ी है इस एजीएम पे डिविडेंड डिक्लेयर हो। एक कंपनी कमा रही है तो जरूरी थोड़ी हर साल बांटेगी, ये कोई जरूरी नहीं है कि एजीएम वाले दिन कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। भाई जरूरी थोड़ी है, पहली बात तो एक डिविडेंड बांटती नहीं है कंपनी। अब आपने इनकम बुक कर ली, जो कभी आपके पास हो सकता है आई ना, तो इसलिए एस क्या बोलता है कि डिविडेंड के ऊपर एक्रूअल बेसिस पर नहीं जाना, चाहे सामने वाली कंपनी ने कब कमाया है, ईयर 1 में, चाहे सामने वाली कंपनी ने कब कमाया है, डिक्लेयर वाले टाइम से पहले आपको क्या नहीं बुक करना, डिविडेंड बुक नहीं करना। आपने कंपनी में पैसे लगाए, मान लो यहाँ, कब, ईयर 1 में। पैसे कब लगाए, ईयर 1 में। उसने कमाया भी ईयर 1 में। लेकिन आप अपनी प्रोपोर्शनेट इनकम ईयर 1 में कैसे बुक कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में ही नहीं है ये पैसा आएगा या नहीं। आपके हाथ में कब आता है ये पैसा, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, और फिर कंपनी ना दे, तब आप कंपनी पे क्या कर सकते हो, केस। लेकिन मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूँ, और रिलायंस ने प्रॉफिट कमाए, और मैं जाके बोलता हूँ कि मेरा 10%, मान लो 10% हिस्सा है मेरा, शराब के कौन से 10% हिस्सा है रिलायंस में, मान लो ना मेरा 10% शेयर है, और मैं जाकर क्या करूं, कहूं कि डिविडेंड दो, तो नहीं, वहां तो एजीएम पर मेजोरिटी से होंगे, और हो सकता है कि डिविडेंड मेजोरिटी मान लो अंबानी की है, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर ही ना कराए, तो मेरे को हो सकता है 5 साल तक ही ना मिले, और मैंने अभी इनकम बुक कर ली, तो गलत हो जाएगा या नहीं, बोलो। और 1 करोड़ में हो सकता है वो 20 लाख ही बांटे, तो 20 लाख में भी मुझे मेरा 20 लाख का 10% मिलेगा, ना कि 1 करोड़ का। तो इसलिए बोलते हैं कि ये डिविडेंड कब इनकम बुक करना,
डिक्लेयर तो मैं बोल रहा हूँ एएस की लैंग्वेज क्या है? एएस की लैंग्वेज है व्हेन राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टेब्लिश्ड। एएस की लैंग्वेज क्या है? व्हेन राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टेब्लिश्ड। और वो कब बनता है? जब मैं क्या कर दूं? डिक्लेयर कर दूं। वो कब बनता है? जब मैं क्या कर दूं? डिक्लेयर कर दूं। पक्का? तो डिविडेंड की इनकम कब बुक करनी है? क्या लिखोगे अंग्रेजी में? व्हेन राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टेब्लिश्ड, और उसके ब्रैकेट में भले ही लिख देना व्हेन इट इज एक्चुअली डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। पक्का? तो अब देखो, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड, इन तीनों का बताओ। इंटरेस्ट में क्या बातें लिखोगे? 3 पॉइंट कि इंटरेस्ट की इनकम कैसे बुक करनी है। टाइम प्रोपोर्शन को ध्यान में रखकर, रेट को ध्यान में रखकर, और अमाउंट आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट, टाइम प्रोपोर्शन और आउटस्टैंडिंग अमाउंट। रॉयल्टी में 2 बातें क्या लिखोगे? इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट और एक्रूअल बेसिस। इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंड एक्रूअल। और डिविडेंड में क्या है? व्हेन राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड, और वो कब होता है? व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। पक्का? अब एक क्वेश्चन करते हैं हम स्टडी मटेरियल का। इलिस्ट्रेशन 4 है ये स्टडी मटेरियल का, पेज नंबर 8.43। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2001 जेडेक्स लिमिटेड हैज रिकॉग्नाइज्ड 100 lakhs ऑन एक्रूअल बेसिस। डिविडेंड ही कैसे बुक कर लिया इसने? एक्रूअल यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो इसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? जो आगे दूसरी कंपनियों में क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो मान लो म्यूचुअल फंड खुद एक कंपनी है बस, जिसका काम क्या है? इन्वेस्टमेंट का काम है, और आपने उसमें इन्वेस्ट किया, तो आपको शेयर की बजाय वहां से क्या मिलती है? यूनिट। शेयर की बजाय आपको वहां से क्या मिलती है? यूनिट मिलती है। तो उसमें मैंने कितने रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं? बोलो। पता नहीं। लेकिन डिविडेंड की इनकम कितनी आई है? 100 lakhs। डिविडेंड की इनकम कितनी आई है मुझे? 100 lakhs। और मैंने कब, किस साल में इनकम बुक की है? 31 मार्च 2001 में। मैंने किस साल में इनकम बुक करी है? 31 मार्च 1 में। और डिविडेंड म्यूचुअल फंड ने कब डिक्लेयर किया था? 15 जून को। म्यूचुअल फंड ने कब डिक्लेयर किया था? 15 जून 1। तो 15 जून किस साल में आएगी? 1-2 में आएगी। 15 जून 1 किस में आएगी? पहले तो बताओ हमने कब बुक करी है? 31 मार्च 1 में। जबकि उसने डिक्लेयर कब किया है? 15 जून 1 को। 15 जून तो नेक्स्ट ईयर में है ना। तो ये किस साल की इनकम है? 1-2 की या 0-0-1 की? 1-2 की है ना, ये इस साल की है। पक्का? बोलो। तो डिविडेंड प्रपोज कब हुआ था? 10 अप्रैल को। प्रपोजल से तो हमें कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, प्रपोजल से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो डिविडेंड की इनकम कब बुक होनी चाहिए थी? 15 जून को। क्योंकि राइट टू रिसीव पेमेंट कब बना था? 15 जून को। तो 100 लाख इसने एक्रूअल बेसिस पर जो करा है वो करेक्ट नहीं है। पक्का? लिख दोगे? X Limited use certain resources of Y Limited use certain resources of X Limited, और उसके बदले में उसने 10 लाख का तो क्या दिया? इंटरेस्ट। और 15 लाख की क्या दी? रॉयल्टी। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर एंड ऑन व्हाट बेसिस दिस इनकम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। तो अब जैसे इंटरेस्ट रॉयल्टी आता है ना, जैसे बच्चों क्या आता है? इंटरेस्ट और रॉयल्टी आता है ना, तो बच्चों की क्या चुल रहती है? इंटरेस्ट का क्या लिख दे? टाइम प्रोपोर्शन और वो फलाना ढिमकाना, अमाउंट आउटस्टैंडिंग रेट। और रॉयल्टी में एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग और एक्रूअल बेसिस। लेकिन वो क्या नहीं लिखते? नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एज टू मेजरेबिलिटी एंड कलेक्टेबिलिटी एग्जिस्ट। तो इस पर स्टार लगा लो और लिख दो कि पहले ये लिखना है, बाद में इनकी स्पेसिफिक कंडीशंस लिखनी है। क्योंकि ये 2 कंडीशन तो सब में ही है। कोई सा भी रेवेन्यू आ जाए, सर्विस वाला भी आ जाए, तो भी क्या है? मेजरेबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? कलेक्टिबल होना चाहिए। तो ये तो पहले लिखना है, उसके बाद में क्या करना है? पक्का? समझ गए क्या? अब सर्विस वाला मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं क्या कर रहा हूं? एएस के ही कुछ क्या करवा रहा हूं, ऐसे केसेस जो उसने क्या कर रखे हैं, स्पेशल केसेस बता रखे हैं कि गुड्स का एप्लीकेबिलिटी बता रखी है। किनकी? कि इन केस में गुड्स का रेवेन्यू कैसे बुक करना। किन किन केस में? पहला क्या लिखा हुआ है? डिलीवरी इज डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट। डिलीवरी किसकी रिक्वेस्ट से डिले हो रही है? बायर की रिक्वेस्ट।
डिलीवरी किसकी रिक्वेस्ट से डिले हो रही है? बायर की। एंड बायर टेक्स टाइटल एंड एक्सेप्ट्स बिलिंग, और बायर क्या ले रहा है? टाइटल मतलब ओनरशिप ले रहा है और बिलिंग ले रहा है, बट वो कह रहा है डिलीवरी मुझे अभी नहीं चाहिए। जैसे मैंने वुलन का स्टॉक खरीद लिया, मार्च का महीना था, अप्रैल का मंथ था, और सामने मैन्युफैक्चरर था वुलन का, उसको मैंने क्या बोल दिया, ये स्टॉक मैंने खरीद लिया है बट मैं इसको मंगवाऊंगा कब? अक्टूबर नवंबर में। मैं इसको मंगवाऊंगा कब? मैं इसको मंगवाऊंगा कब? अक्टूबर नवंबर में, जब सेल करना होगा। ये पड़ा है आपके पास, लेकिन क्या है, ये स्टॉक मैंने खरीद लिया, तो मैं डिलीवरी नहीं ले रहा। उसने कहा कि अब ये महंगा होगा तो आपका होगा, सस्ता हो गया तो क्या होगा? आपका होगा, आपने ले लिया। मैं कहा हाँ ये मेरा ही होगा, मैं बिलिंग लेने के लिए तैयार हूँ, टाइटल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बस मैं मंगवा लूंगा। तो मैं अभी क्यों नहीं मंगवा रहा? अभी बेचना ही नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, कई बार मेरे यहाँ स्टोरेज कंस्ट्रेंट होता है, मेरे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं हो रही, कोई भी वजह से मैं क्या बोलता हूँ कि मैं बाद में डिलीवरी ले लूंगा। तो सम टाइम द बायर में परचेज गुड्स, बायर गुड्स क्या कर लेता है? परचेज कर लेता है, रिक्वेस्ट द सेलर टू होल्ड द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ सम रीजन। जैसे मेरे स्टोरेज की दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन का डिले। पक्का? तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अगर मेरे क्या हो गए हैं? ट्रांसफर, सीम टू हैव बीन ट्रांसफर्ड, क्योंकि महंगा होगा तो मेरा माल होगा, सस्ता होगा तो क्या होगा? मेरा होगा। रिस्क और रिवॉर्ड तो क्या हो गए? तो सेल क्या हो चुकी है? कंप्लीट। भले ही फिजिकल पोजीशन किसके पास ही पड़ा है? सेलर के पास। फिजिकल पोजीशन होने से क्या होता है? रिस्क रिवॉर्ड किसके हो गए? मेरे। तो हम क्या रेवेन्यू बुक कर लें सेल वाले टाइम? यस। लेकिन ये थोड़ा सा क्या होके चलता है? अमाउंट सर्टेन नहीं है, मैंने बात कर ली, बिल ही बन गया है तो क्या, अमाउंट भी सर्टेन। लेकिन ये अगर अमाउंट सर्टेन नहीं है, वो सब बातें तो क्या है, रहेंगी रहेंगी। लेकिन ये एस थोड़ा सा क्या करता है? कोशिश होके चलता है। क्या कहता है कि डिलीवरी बायर की रिक्वेस्ट पर ही होनी चाहिए, डिले, और गुड्स क्या है? रेडी टू डिलीवर होने चाहिए, और स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड हो, और किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो सकते हो, किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो सकते हो। मैंने गुड्स आपके लिए क्या रख दिए हैं? अलग रख दिए हैं। अब वालो समकित बोला कि समकित भाई ने बोला कि समकित भाई सीधे पेटी कोको में ऑर्डर देता है, तो समकित भाई ने बोला कि 2 करोड़ यूनिट क्या है, भेजो। मेरे पास 2 करोड़ यूनिट तैयार ही नहीं है, तो क्या होगा? इसने बोला कि अगले 2 महीने बाद भेज देना, तो डिलीवरी तो इसने लेट करी है, लेकिन मेरे पास यूनिट ही नहीं है तैयार, तो मैं रेवेन्यू कैसे बुक कर लूं? पक्का? मेरे पास यूनिट क्या है? तैयार पड़ी है। मेरे पास क्या पड़ी है? यूनिट तैयार पड़ी है। ठीक है, इन हैंड है मेरे पास, और संकित भाई ने रिक्वेस्ट की है। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि मेरे मन में क्या चल रहा है कि ये अभी कोई दूसरा कस्टमर आ गया तो क्या है, उसको दे देंगे। संकित भाई को तो वैसे ही कब देना है? 2 महीने बाद देना है, तो क्या होगा? कोई दूसरा आ गया तो उसको दे देंगे, तो नहीं। ये गुड्स डेडिकेटेडली किसके लिए पड़े होने चाहिए? बायर के लिए। तब आप रेवेन्यू अभी बुक कर सकते हो। ठीक है, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है, और आगे क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर कस्टमर, किसी दूसरे को और को ट्रांसफर नहीं करोगे। तो आप रेवेन्यू कब बुक कर सकते हो? जब डिलीवरी डिले करी है बायर ने खुद ने। बायर कह रहा है कि अभी नहीं चाहिए, जगह ही नहीं है, कहाँ रखूंगा माल? तो मैं कहा ठीक है, बाद में भेज दूंगा, क्या दिक्कत है? तो मैं रेवेन्यू बुक कर सकता हूँ। यस, जब गुड्स रेडी पड़े हैं, बायर के लिए ही क्या पड़े हैं, अलग से पड़े हैं, और बायर को क्या बोल दिया? बायर को क्या मेरे मन में है कि मैं किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं करूंगा, ये इसका बंडल बना के छोड़ दिया, जब मंगवाएगा मंगवा लेगा। तो अपना रेवेन्यू क्या है? नहीं। अभी बीच में महंगा हो गया तो मैं रख लूं क्या कि नहीं दूंगा? नहीं, देना पड़ेगा। और सस्ता हो गया तो संकित कहे कि नहीं नहीं लेना पड़ेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाने चाहिए। तो वो तो हो ही गए है ना? पक्का? श्योर? श्योर हो क्या? स्टडी मटेरियल का अभी थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं अपन। सेवेंथ पर आओ, इलिस्ट्रेशन नंबर 7। इलिस्ट्रेशन नहीं है, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर क्या है? 7th। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेघना लिमिटेड इज प्रोवाइडेड। एग्जाम का क्वाश्चन है, मेघना लिमिटेड की इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। गुड्स ऑफ रुपीज
60,000 वर सोल्ड ऑन 23। कितने रुपए का माल बेचा था 20/3 को? 60,000 का। बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ बायर दीज वर डिलीवर्ड ऑन 10/4। तो कब रेवेन्यू बुक होगा? 10/4 को या 23 को? 23 को, प्रोवाइडेड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन क्या है? स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है और कैन नॉट बी सोल्ड टू अनदर कस्टमर, डिलीवरी इज रिक्वेस्टेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ बायर। तो वो तो कह ही रहा है, दूसरी कंडीशन तो पूरी है ही। और तीसरा क्या है? रेडी टू डिलीवर है गुड्स मेरे पास। तो आप यही मानोगे ये सब शर्तें पूरी है, आप ये नहीं मानोगे पूरी नहीं है। आप लिख दोगे एज्यूमिंग ऑल दीज कंडीशंस आर मेट। तो रेवेन्यू कब बुक करना है? 23/3/2002 को, ना कि 10/4 को। नेक्स्ट क्या है? 15/1/2002 को कितने रुपए के गुड्स थे? 1.5 लाख रुपए के। कंसाइनमेंट बेसिस पर भेजे, जिसमें से 20% गुड्स क्या बचे हुए हैं? अनसोल्ड। पहले बताओ कंसाइनमेंट बेसिस पर भेजने का मतलब क्या है? मैं सामने वाले को बोलता हूं कि तू मेरा ये गुड्स रख ले और तू बेचना, मैं तुझे क्या दूंगा? कमीशन। मैं सामने वाले को क्या बोलता हूँ कि तू मेरे गुड्स रख ले और तू इसको बेचना और मैं तुझे क्या दूंगा? कमीशन। तो मैंने जब सामने वाले को भेजे उसी दिन रेवेन्यू बुक करूं, या जब सामने वाला बेच दे तब रेवेन्यू बुक करूं? वो तो क्या है, कल को नहीं बिकेगा तो गुड्स मेरा हो जाएगा वापस। सामने वाला तो सिर्फ क्या है, मंगवा रहा है, बिक गया तो रख लूंगा, नहीं तो नहीं। तो 1.5 लाख में से कितने का रेवेन्यू बुक करूं मैं? 1.5 लाख रुपए में से कितने का रेवेन्यू बुक करूं मैं? उसके पास 20% अनसोल्ड पड़ा है, तो उसने कितना बेच दिया? 1,20,000 का तो बेच दिया 80%। तो 80% का तो मैं रेवेन्यू बुक कर लूंगा, बट किसका नहीं करूंगा? 20%। 80% का तो कर लूंगा, बट 20% का नहीं। तीसरा क्या है? 1,20,000। 1,20,000 वर्थ ऑफ गुड्स वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। 1,20,000 के गुड्स मैंने कैसे भेजे थे? अप्रूवल बेसिस पर। अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या है? पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो एसटीसी कराना। एसटीसी कराना क्या? लौटा देना। पक्का? पीरियड ऑफ अप्रूवल उसको कितना दिया था? 3 महीने। और उसके बाद हम उसको क्या मान लेंगे? बेचा हुआ मान लेंगे। 75% उसने क्या कर दिया? 31/3 तक अप्रूव कर दिया, और बाकी के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। तो बताओ कितना बुक करूं? 1,20 या 1,20 का 75%? 1,20। क्यों? मेजोरिटी बच्चे 1,20 नहीं करके आए, वो कितना करके आए? 75। लेकिन 3 महीने का ही तो टाइम था। तो 1/12 से 3 महीने कब होते हैं? 12 पूरा, 1 पूरा, 2 पूरा। तो 31 मार्च तक तो क्या है, जो 75%, तो उसने हाँ ही बोल दी। बचे हुए 25% का क्या है? उसने ये तो ना हाँ बोली ना क्या बोली? ना। लेकिन क्या मानी जाएगी? हाँ। 3 महीने के बाद क्या मान ली जाएगी? हाँ। तो ये सारा बिक गया है ना। सुनो बच्चों, कंसाइनमेंट क्या होता है? एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या बेचती है? गुड्स। और क्या बोलती है कि तुम इसको क्या करो? सेल। ये गुड्स बना दूं पहले इधर, ये गुड्स है, ठीक है। अगर सेल करोगे तो हम तुम्हें क्या दे देंगे? कमीशन। नहीं बिकेगा तो आप हमारा गुड्स वापस दे देना। तो यहां पर भेजे ये 1/10 को। कितनी तारीख को भेजे? 1/10 को। और यहाँ पर ये 3 आइटम सेल होगी 1/11 को, ये अगली आइटम सेल हुई 1/12 को, और अगली अभी तक सेल हुई नहीं। तो ये इसको क्या बोलते हैं? कंसाइनर। ये अपना रेवेन्यू कब बुक करेगा? 1/10 को, 1/11 को, 1/12 को। कब बुक करेगा? 1/10 को कोई रेवेन्यू बुक करेगा क्या? नहीं। 1/10/11 को कितनी यूनिट का? 3 आइटम का। और 1/12 को कितनी आइटम का? 1 आइटम का। और एक का अभी तक रेवेन्यू बुक करना ही नहीं है। तो 1/10 को तो कोई रेवेन्यू बुक नहीं करना, 1/11 को 3 आइटम का, और 1/12 को 1 आइटम का रेवेन्यू बुक करना है। पक्का? समझ गए क्या? अरे हाँ या ना? 1/10 को कितना रेवेन्यू बुक करेगा? 0। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अरे मैंने इसको दिया ही तो है, इसका बिका ही नहीं है, तो मैं कैसे अपनी इनकम मान लूं? ये तो वापस लाके माथे मार देगा मेरे कि नहीं बिका। तो मैं रेवेन्यू कब बुक करूं? जब जब ये आगे बेचता रहे। तो इसकी डेट पक्का पक्का क्या होगी? अलग अलग। ये डेली 2 यूनिट बेचता है तो मेरा 2 यूनिट का रेवेन्यू होगा। समझ रहे हो क्या? भेजने से रेवेन्यू है या बेचने से? बेचने से। पक्का? तो ये तो हो गया कंसाइनमेंट। अब हमें क्या करना है? सेल्स ऑन अप्रूवल। सेल्स ऑन अप्रूवल में क्या होता है?
कि गुड्स कब अप्रूव हुए माने जाते हैं। छोटी क्लास में आपने पढ़ाई है, फिर भी सुन लो कि ये संकित आया, इसने बोला कि सर मेरे को एक चीज खरीदनी है। मैं कहा खरीद लो, मेरे को क्या जा रहा है। ये मेरी दुकान पर आया और इसने बोला कि सर मुझे ये शर्ट खरीदनी है। तो मैं कहा खरीद लो, मेरे को क्या दिक्कत है। ये कहता है कि सर ऐसा है, पापा अब्बा नहीं माने, बोलो। तो ये कह रहा है पापा से पूछूंगा, डैडी से पूछूंगा। तो मैं कहा ठीक है पूछ लो, लेकिन 10 दिनों के अंदर अंदर बता देना। 10 दिनों के अंदर अंदर क्या कर देना, बता देना, 10 दिन के बाद नहीं। तो इसने तीसरे दिन ही फोन कर दिया, सर मैंने रख लिया है। तो मैं कब रेवेन्यू कब बुक करूँ, जब ये लेकर गया या थर्ड डे। ये 12 दिनों तक आया ही नहीं, तो कब रेवेन्यू बुक करूँ, 10th डे, मतलब जैसे 10 दिन के बाद। पक्का। अब ना इसने अप्रूव किया, ना ही कुछ क्या किया, हाँ बोला ना बोला, लेकिन छठे दिन ये मुझे एक शादी में मिला और जो शर्ट मैंने इसको दी थी उसको पहन के क्या है, पसीने में भरा पड़ा है और क्या है, खूब डांस कर रहा है। तो रेवेन्यू बुक कर लूं या नहीं? यस। क्यों कर लूं? क्योंकि इसने कुछ ऐसा बता दिया मुझे जिससे गुड्स क्या हो गए अप्रूव। पढ़ा हुआ है ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो अप्रूवल कब मानी जाती है, बोलो। नंबर 1, व्हेन बायर हिमसेल्फ एक्सेप्ट्स द गुड्स। जैसे इसने मुझे बोल दिया कि मैंने शर्ट रख ली है। सेकंड क्या है कि व्हेन, मतलब टाइम इज एक्सपायर्ड, तो वो 10 दिन एक्सपायर हो गए। और तीसरा क्या है, व्हेन ही डज समथिंग व्हिच इंप्लाइज दैट ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स। जैसे इसने यूज कर लिया, आगे बेच दिया, तो इसका मतलब मेरे पैसे तो वही। पक्का। तो कुछ ऐसा करे जिससे मुझे क्या रेवेन्यू बुक करना है। पक्का। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था अप्रूवल वाला, उसमें क्या था, 1,20,000 का हमने माल बेचा था। कितने का माल बेचा था? 1,20,000 का। उसमें से 75% क्या हो गया था, उसने खुद ने यहाँ बोल दी थी। बचा हुआ कितना था, 25%। उस बचे हुए 25% में अगर टाइम लैप्स हो गया था ना 3 महीने का, तो इसलिए क्या होगा, पूरा पूरा रेवेन्यू बुक होगा। उस बचे हुए 25% का क्या होगा, पूरा पूरा क्या होगा, रेवेन्यू बुक। ये देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। 75% तो क्या है, बोलो बच्चों, अप्रूव हो ही गया था। 75% तो क्या हो गया था, अप्रूव। लेकिन 1/12 को बोला था कितना टाइम देने के लिए, 3 महीने। तो 1/12 से 3 महीने कब एक्सपायर हो जाएंगे, फेब लास्ट में। 1/12 का 12वां महीना, पहला महीना, दूसरा महीना, 3 महीने। लेकिन 31 मार्च तक उसने कुछ नहीं बोला है, तो फिर इसका मतलब क्या है, उसने रख ही लिया। अपार्ट फ्रॉम द अबव कंपनी हैज मेड कैश सेल्स ऑफ 780। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 5%। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या नहीं होता, रेवेन्यू का पार्ट नहीं होता। सेल प्राइस कितना माना जाएगा, 7,80,000 माइनस 5%। पक्का। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज। आप एडवाइस दो, बताओ। वो भी किसको, मेघना को, छोरी को एडवाइस आप दोगे विद वैलिड रीजंस। और आपके रीजंस वैलिड होने चाहिए, आपकी बकवास नहीं चलेगी। द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। अब एक बार इसका आंसर देख लेते हैं हम। आई गया। एज पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन या ट्रांजेक्शन, ये सारी कहानियां लिख दोगे आप, बोलो। अब केस 1 क्या था, डिलीवरी पोस्टपोन की है, तो भी उसने क्या बोल दिया, इस साल में। इसने सिर्फ साल को समझकर बात की है, डेट वाइज आंसर नहीं दिए कि इस दिन इस दिन। तो किस साल में रेवेन्यू बुक होना चाहिए, वो डेट जिसमें आ रही थी। उसके बाद में 20% क्या है, अनसोल्ड पड़ा था, तो बचा हुआ 80% रेवेन्यू बुक कर देना है केस 2 में। पक्का। केस 3 में क्या है, अप्रूवल बेसिस पर है, तो भी क्या बोल रहा है, 90,000 का तो कब कर देना, बोलो। एंड फॉर द बैलेंस 30,000 का कब कर देना, 1/3 को। 1/3 क्यों बोला, 3 महीने फेब एंड के खत्म होंगे, तो 1 मार्च को क्या होगा, अगले दिन। याद है ना, 3 महीने फेब के आखिरी दिन खत्म होंगे, तो 1 मार्च बोल दिया। ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट क्या है, माइनस करके कितना आ गया, 780 में से 741। अब एक बार किस पर आओ, कंसाइनमेंट वाले पर। केस 2 क्या लिख रखा है, 20% ऑफ गुड्स लाइंग विद कंसाइनी शुड बी ट्रीटेड एज क्लोजिंग इन्वेंट्री। 20% अब नहीं बिका है, तो वो मेरा स्टॉक तो है ही, चाहे पड़ा है। और सेल कितने की रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, 80%। सेल कितने की रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, 80%। रोकना 1 मिनट। 80% रेवेन्यू क्या होगा, रिकॉग्नाइज होगा। अब वो कह रहा है सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर 120।
ध्यान से सुनना, क्या वर्ड बोल रहा है, 4 रुपीज 120। 4 रुपीज 120 का मतलब क्या है कि ये 1,50,000 को क्या मान रहे हैं, सेल प्राइस, जबकि लिखा क्या हुआ है, गुड्स ऑफ रुपीज 1,50,000। कितने रुपए के भेजे हैं, ऑफ का मतलब तो कॉस्ट होता है ना, तो उसने सेल तो क्या करी होगी, और कोई रेट सीखी होगी। अब इनको जब गलती का रियलाइज होगा तब इसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। पक्का। अब अगर ये सेल प्राइस है तब तो इनका आंसर क्या है, सही है। और अगर ये कॉस्ट है तो फिर क्या है, सेल प्राइस तो अलग होगा ना। भाई मैंने तुम्हें 1,50 का माल भेजा और तुमने आगे बेच दिया 1,80 में, तो मेरा रेवेन्यू कितना है, 1,80। ऑफ का मतलब तो का ही होता है ना। पक्का। तो इसने 80%, इसका 80% रेवेन्यू बुक करने की बात की और अमाउंट बोली है कितने की, 1,20। पक्का। और इसमें भी इसको क्या मान रखा है इसने, सेल प्राइस। ठीक है, इसको भी क्या मतलब सबको इसने क्या माना हुआ है, सेल प्राइस। ठीक है, तो ज्यादा बहस नहीं करते हैं। ठीक है, बात समझ गए ना, रेवेन्यू कब बुक करना है हमें, तो इससे मतलब है। पक्का। तो लिख दोगे सारा। अब इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, 9th। PQR सेल्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू डीलर्स। PQR क्या बेचती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचती है डीलर्स को। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ इज दैट, क्या है, सेल इज दैट इंटरेस्ट इज एट द रेट ऑफ 2% पर एनम फॉर डिलेड पेमेंट। डिलेड पेमेंट का क्या है, और परसेंटेज ऑफ रिकवरी कितने के चांस है, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू टू वेरियस रीजंस। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी वांट्स टू रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट रिसीवेबल। डू यू एग्री। सुनो, डीलर के थ्रू कैसे माल बेचा जाता है, जैसे ये होंडा कंपनी है या हीरो कंपनी है, इसने क्या कर रखा है, पूरे देश भर में क्या कर रखा है, हर शहर में डीलर अपॉइंट किए हुए हैं, और किसी के थ्रू किसका कुछ नहीं बिकता, हीरो का। तो जैसे बीकानेर में आपके राजा राम दारनिया के पास क्या है, हीरो की डीलरशिप है। यही अपने है ना पास में, पोलो सुपर मार्केट के पास है ना अपने। बताओ। तो ये राजा राम दारनिया को दिया हुआ है, ऐसे अलग 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 लोगों को क्या दिया हुआ है इसने, डीलरशिप दे रखी है। अब ये डीलर के पास क्या आता है, सेल प्राइस, और इनको ये सेल प्राइस आगे किसको देना होता है, हीरो को। अपना पैसा रख के बचा हुआ सेल प्राइस किसको देना होता है, भाई ये तय हो रखा है कि आप 150 में बेचोगे और हमें कितना बेच दोगे, 100। तो ये 100 रुपए पहले किसके पास आते हैं, डीलर के पास। अब ये डीलर टाइमली नहीं बेच रहे, तो हमने क्या लगाना स्टार्ट किया इस बार, इंटरेस्ट। बोलो, हीरो ने क्या एंट्री डाल रखी है पहले से, डीलर डेबिट टू सेल्स। वो तो कब कर देगा, जब डीलर का फोन आ जाएगा कि माल बिक गया है, या ईमेल आ जाएगी कि गुड्स सेल होने। कितने रुपए लेने हैं हीरो ने डीलर से, 100 रुपए। अब 100 रुपए आ नहीं रहे, तो वो उसके ऊपर क्या लगाना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट। तो क्या इंटरेस्ट बुक कर सकते हैं, चांसेस ऑफ रिकवरी बहुत ही क्या बता रहे हैं, कम, 10% चांस। तो कलेक्टिबिलिटी सर्टन लग रही है क्या आपको, सर्टन तो नहीं होता ना 10% चांस। मैं बोलूं कि पेशेंट के बचने के 10% चांस है, तो क्या होगा, मतलब आप ये बोलोगे कि पक्का बच गया। डॉक्टर ऐसे बोले या आपका रिजल्ट आने वाला है, मैं बोलूँ कि 10% चांस है कि तुम पास हो जाओगे, तो क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो क्या है, PQR Limited cannot recognize the interest amount due unless the company actually receives it. 10% rate of recovery is also an estimated based on previous record and is not certain. ये तो आपका एस्टिमेशन है, ये कोई सर्टेनिटी थोड़ी होगी। तो कैसे बुक करना चाहिए, रिसीट बेसिस पर, जब आ जाएगा तभी हम बुक करेंगे। पक्का। बोलो ना नालायक, श्योर। तो कौन सा हो गया अपना, 9th हो गया, 8th अभी नहीं कराना, समझाऊंगा। 7th हो गया, 6th पर आओ। GH मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स टीवीज। GH क्या करता है, टीवी बनाता है और बेचता है। जब बनाता है तो बेचेगा ही। द टेलीविजन आर शिप्ड टू कस्टमर बाय सी। कैसे भेज रहे हैं, जहाज से। सी थोड़ी मतलब सी से थोड़ी भेजेगा, बस समझ। एंड इन ऑर्डर टू ट्रांसफर रिस्क रिलेटेड टू शिपमेंट ऑफ टेलीविजन, GH also gets insurance coverage from the goods while they are in transit from the factory to customers location। तो रास्ते में दिक्कत ना हो जाए तो इंश्योरेंस करवाता है कौन, बायर या सेलर, GH करवा रहा है। कौन करवा रहा है, GH। ठीक है, द इंश्योरेंस पॉलिसी विल रिम्बर्स GH। पैसा भी क्लेम का किसका आएगा, GH का आएगा, फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स इन द इवेंट ऑफ लॉस और डैमेज अराइजिंग अप टू दीज गुड्स।
रीचिंग कस्टमर्स लोकेशन, अगर कस्टमर के लोकेशन तक पहुंचने से पहले नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस करवा रखा है और उसका पैसा किसको आएगा, सेलर को आएगा। लीगल टाइटल कब पास होगा, ओनरशिप कब पास होगी, व्हेन गुड्स अराइव्स द कस्टमर प्रीमिसेस 1 मंथ लेटर। तो बिलिंग हम कब बनाएंगे, जब तुम्हारे पास पहुंच गया उसके भी 1 महीने के बाद। तो जीएच को कब रेवेन्यू बुक करना चाहिए। तो पहले तो आपको क्वेश्चन बना देते हैं, कौन सा था, 6th। अभी आंसर मत पढ़ना, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये देखो। ये शिप से जाता है, शाबाश। इंश्योरेंस कवरेज कब तक का है बच्चों, कस्टमर की लोकेशन तक का, ये पानी है और यहां से पहुंचेगा। अब ऐसे नहीं है कि कस्टमर की लोकेशन जहां पानी खत्म होगा वहीं है, यहाँ पर तो मान लो यहाँ पोर्ट है तो उसके बाद में यहाँ पर तो सड़क से आएगा, लेकिन इंश्योरेंस कहाँ तक का है, कस्टमर के लोकेशन तक का। और कहीं पर भी डैमेज हुआ तो पैसे किसको मिलेंगे, सेलर को। अब बिलिंग में कब बनाऊंगा, या नहीं, इसके भी 1 महीने के बाद। तो ओनरशिप तो कब ट्रांसफर होगी, 1 महीने के बाद। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस तो यहां तक है और लेकिन ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, 1 महीने के बाद। तो ये क्या कह रहा है, जीएच। अभी यहाँ का मान लो कि यहाँ का इंश्योरेंस किसको मिलता, बायर को मिलता, तो इसका मतलब क्या है, फिर रिस्क किसके थे, बायर के थे। और इंश्योरेंस मुझे मिल रहा है यहाँ तक का, तो फिर क्या है, यहाँ तक के रिस्क किसके हैं, सेलर के। तो अभी रिस्क ट्रांसफर नहीं हुए। तो जीएच शुड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल व्हेन गुड्स अराइव एट कस्टमर प्रीमिसेस। बिलिंग को तो तवज्जो देनी नहीं है, फिर हमें किसको देखना है, कल बात करी थी ना रिस्क एंड रिवॉर्ड को। तो जीएच इज नॉट ट्रांसफर टेलीविजन सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप टू द कस्टमर व्हेन गुड्स डिपार्ट फ्रॉम द फैक्ट्री। यहां से मेरे रिस्क रिवॉर्ड कैंसिल नहीं हुए। मेरे रिस्क रिवॉर्ड कब कैंसिल होंगे, यहां पर। दिस इज एविडेंस्ड बाय द फैक्ट, क्या पता लग रहा है कि इंश्योरेंस प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम द गुड्स डैमेज और डिस्ट्रक्शन विल बी रीपेड टू जीएच। किसको मिलेगा क्लेम, जीएच को। भाई जिसका रिस्क है उसी को मिलेगा, तो रिस्क किसका है, क्वेश्चन कह रहे हैं जीएच को मिलेगा, तो रिस्क किसका है, फिर सेलर का। और लीगल टाइटल तो क्या होता है, उसके भी बाद में। लेकिन रेवेन्यू कब बुक करना है, लीगल टाइटल से नहीं, कब से, यहां से। पक्का, बोलो बोलो। लीगल टाइटल तो यहां पर भी नहीं हो रहा एक्चुअल में, तो कहां हो रहा है, आगे हो रहा है। लेकिन रेवेन्यू कब बुक करने की बात कर रहे हैं, जब गुड्स कस्टमर के यहाँ पहुंच जाते। बिलिंग से मतलब नहीं रहेगा, जब क्या है, रिस्क और रिवॉर्ड और बिलिंग का क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा टाइम। पक्का। तो 7th, एक सेकंड बताओ, 9th हो गया, सिर्फ 8th छोड़ा हुआ है, 7th और 6th। अब किस पर आओ एक बार, इलिस्ट्रेशन 6th पर, पेज नंबर है 8.48। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड ऑन 31st मार्च टू इंक्रीज द सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब बैक डेट से, फ्रॉम 1st Jan 2022। कहां पर खड़े होके बात कर रहे हैं, 31 मार्च को क्या बोल रहे हैं, कि कब से ही प्राइस बढ़ा रहा हूं। जो पुराने कस्टमर खरीद के लेके उनको क्या बोल रहे हैं, तुम्हें 100 की बांटी थी ना चीज, वो कितने की है, 150 की है, दे देना। दे दोगे क्या, तुम इंटरमीडिएट पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ फाउंडेशन वाली फीस कम आई थी, वो दे दो, दे दोगे क्या। इन व्यू ऑफ द प्राइस रिवीजन, इस प्राइस रिवीजन की वजह से, with effect from 1st Jan the company has to receive 15 lakhs from the customers in respect of sales made from 1st Jan to 31st March। तो मुझे पिछले 3 महीनों के कितने रुपए लेने आ रहे हैं, इस प्राइस रिवीजन की वजह से मुझे पिछले 3 महीनों के कितने रुपए लेने आ रहे हैं, बोलो, 15 लाख। अकाउंटेंट कैन नॉट मेकअप इज माइंड, अकाउंटेंट का माइंड ही नहीं बन पा रहा है, ठीक है, कि इंक्लूड करूं या नहीं, वेदर टू इंक्लूड 15 lakhs। एडवाइस बताइए, आप एडवाइस दीजिए। प्राइस रिवीजन वाज इफेक्टेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, एज अ रिजल्ट द कंपनी स्टैंड्स टू रिसीव। ये तो क्वेश्चन ही लिख दिया वापस, कोई आपके जैसा है, ये कुछ नहीं आ रहा तो वापस क्या लिख दूं, कंपनी स्टैंड्स टू रिसीव थोड़ी अंग्रेजी मॉडर्न करके क्या लिख दूं, क्वेश्चन। if the company is able to assess if the company is able to assess ultimate collection with reasonable certainty only then additional revenue should be recognized। तो इसने सब्जेक्टिव सा आंसर दे दिया
कि हमें नहीं बताएंगे या नहीं। अगर आ जाएंगे तो क्या होगा, बुक कर लो। इफ कंपनी इज नॉट रीजनेबली सर्टेन, अगर कंपनी रीजनेबल सर्टेन नहीं है तो क्या कर दो, पोस्टपोन कर दो। ठीक है। और डिस्क्लोज इट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड एज पर AS1। तो ये तो AS1 के बाद समझ में आएगा कि क्या डिस्क्लोज करने की बात कर रहा है। लेकिन क्या आंसर क्या दिया इसने, देखो जब आपको नहीं ताबे आए तो क्या करना, आप भी जब आपको एज के प्रोविजन तो आते हैं लेकिन क्या नहीं आ रहा, आंसर अप्लाई करना नहीं आ रहा, तो आप सब्जेक्टिव आंसर दोनों तरफ से दे देना। अगर ये है मिल जाएंगे तो कर लो, नहीं मिलेंगे तो मत करो। आप बताओ, मैं आप सोच तो यही रहे थे ना नहीं मिलेंगे, मैंने बात ही ऐसी करी थी कि आपके फाउंडेशन के पैसे वापस आ जाए। लेकिन अब सुनो, कब कब बैक डेट का पैसा आ जाता है। मैं आप मेरे कस्टमर हो, मैं आपको ऑयल गैस कुछ इस तरह की चीजें बेचता हूँ मैन्युफैक्चर करके, और आप मेरे क्या हो, कस्टमर। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपको ऑयल या गैस की अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलती रहेगी हर बार जब जब आती रहेगी। ठीक है, जैसे आप क्या हो, मैं इधर टाटा पावर हूँ। कौन हूँ, टाटा पावर। टाटा पावर क्या बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्रियल लोगों को सप्लाई करता है। जैसे बीच वाले ना, भाई आप बताओ अपने घरों में क्या है, एक AC चला दो, एक कूलर चला दो, एक गीजर चला दो, तो उसके बाद क्या होता है, बल्ब बेचारे डिम हो जाते हैं। वो कहते हैं ये ऐसे चलाओगे तो हमारी क्या है, हो जाते हैं नहीं, क्योंकि हमारे कनेक्शन क्या होते हैं, बहुत छोटे। और फैक्ट्रियों में क्या कराने होते हैं, बड़े बड़े प्लांट चलाने होते हैं, तो वो क्या होते हैं, बोलो ज्यादा। अभी रुको मैं तुम्हें प्लांट दिखाता हूँ। बोले अब ये बच्चों प्लांट है, तो ये आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर के कनेक्शन से चल जाएगा क्या इसमें, आपके घरों में 4 AC कंटिन्यू चला दो तो क्या होता है, फ्यूज उड़ जाता है लंबे समय तक। तो इस तरह के प्लांटरों की सप्लाई के लिए पावर सप्लाई कौन करते हैं, ये टाटा पावर, रिलायंस पावर, इन्होंने कंपनियां बना रखी है कि हम पावर बना बना के क्या करेंगे, बेचेंगे। और सीधा एग्रीमेंट होता है इतने लाख यूनिट चाहिएगी चाहिएगी, सामने वाला कुछ और काम कर रहा है वो और कोई चीज का, लेकिन उसको चाहिएगी इतने लाख यूनिट। तो बताओ रेवेन्यू किसका है, टाटा पावर का। बोलो, तो मैं तुम्हें अनइंटरप्टेड सप्लाई करता रहूंगा, अब रेट क्या पड़ेगी। तो उसको बोल दिया कि एक बार तो आप 12 से देते रहो, और लास्ट के एंड में हम कॉस्टिंग निकालेंगे। टाटा पावर क्या कह रहा है कि मैं ईयर एंड पे अपनी कॉस्टिंग निकालूंगा, और वो कॉस्ट मेरे को कम पड़ जाएगी अगर क्या है, मेरे पास ऑर्डर क्या आ गए, ज्यादा आ गए, और कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा पड़ जाएगी अगर ऑर्डर के आगे कम। ऐसे समझ लो कि मैं बोलता हूँ कि मेरी बिल्डिंग का फिक्स रेंट है 10 लाख रुपए। अब मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ कि अगर बच्चे इतने से ज्यादा आ गए तो मैं आप लोगों से फीस क्या ले लूंगा, कम, क्योंकि ये 10 लाख ही कवर करना है मुझे, मेरा तो सेवा का काम है। तो अगर क्या है 10 लाख से क्या आ गए, मतलब बच्चे ज्यादा आ गए तो पर स्टूडेंट बर्डन कम पड़ेगा, तो क्या होगा, कम ले लूंगा। और बच्चे कम आए तो मैं आपसे क्या ले लूंगा, ज्यादा। तो अब लास्ट में क्या हो गया, हमने 10 के 12 के हिसाब से करा था, लेकिन हमारी कॉस्टिंग कितनी पड़ रही थी, 15, और हमने तय किया हुआ था 2 रुपए पर यूनिट मार्जिन रखेंगे, तो 17। तो 17 के हिसाब से बिलिंग हुई, समझ रहे हो, यस और नो। तो ये 5 रुपए दे देगा सामने वाला या नहीं। तो ऐसा नहीं है कि रेट्रोस्पेक्टिव वाला मतलब बैकडेट वाला पैसा नहीं आता, ये तो डिपेंड करता है कि क्या था क्या नहीं था। पक्का तो इसने इसलिए क्या लिख दिया, दोनों तरह से लिख दिया। बोलो, हाँ लेकिन ऐसे अब्रप्टली बढ़ा रहे हो, मैं तुम्हें क्या बोलूं कि बच्चे इतने आ गए तो ये फीस लगेगी, इससे ज्यादा आ गए तो ये लगेगी, एक बार आप इतना तो दे ही दो, कम से कम इतना तो लगना ही है, तो इतना तो दे ही दो। और बच्चे ज्यादा हो गए तो आपको कम लगेगी, और क्या है, कम रह गए तो और देने पड़ेंगे। वो ठीक है, लेकिन अब आप मेरे से 12th पढ़ चुके हो या 11 फाउंडेशन पढ़ चुके हो, उसका मैं ऐसे कहूँ कि चलो वापस ले और ले, तो पैसे ला दोगे क्या आप, नहीं, बस यही नाता है, मैं जान दे दूं तुम्हारे लिए लाइक। ठीक है, तो अब रेवेन्यू बुक नहीं हो, मतलब इसने इसलिए क्या कह दिया, मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं है तो मिल। लेकिन इस क्वेश्चन से लर्निंग क्या है हमें, कि अगर हमें अप्लाई करना नहीं आ रहा, प्रोविजन आ रहा है कि मिलेगा या नहीं, तो आप क्या करके आना, दोनों तरीके से। और लास्ट में जो आपको ज्यादा क्लोज लिख रहा है वो लिख भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इतना लिख दिया, उसके बाद में क्या लिख देना, इट सीम्स दैट। बताओ इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है, आएगा या नहीं। तो अमाउंट ऑफ कलेक्शन इज नॉट सर्टेन बिकॉज प्राइस हैज बीन इंक्रीज रेट्रोस्पेक्टिवली, हेंस कंपनी शुड नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। तो पहले कर सकता है, नहीं भी कर सकता, और जो ज्यादा क्लोज है वो लिख देना, इट अपीयर्स फ्रॉम द फैक्ट दैट ये क्या है, कलेक्टिबल नहीं है। पक्का क्या। अब आओ इलिस्ट्रेशन 7 पे। A claim lodged with railway in March 2001 for loss of goods for rupees 2 lakhs had been passed for payment in March। मार्च 1 में हमने क्लेम डाली थी रेलवे के पास कि हमारा माल तुमने गायब कर दिया, खराब कर दिया, और वो कब पास हुई, मार्च 3 में। गुड्स कितने का था, 2 लाख का। गुड्स कितने का था, 2 लाख, और पास कितने पे हुई वो, 1.5 लाख। कोई एंट्री
कब नहीं पास करी हमने? जब क्लेम लॉन्च की थी। लॉन्च का मतलब पेपर दिए थे कि अप्लाई किया था कि हमारा पैसा दो। क्यों? क्योंकि हमें सर्टेनिटी नहीं रही होगी। उसके बाद में एडवाइस पी कंपनी लिमिटेड नाम अब आया है, ठीक है, पी होगा पहले भी। अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 3। तो हमने उस समय तो इनकम बुक नहीं करी थी। क्यों नहीं करी थी बुक? सर्टेनिटी नहीं थी, या जो भी कह रहा है इसने कहा नहीं करी नहीं करी। लेकिन अब ये क्लेम क्या होगी? 2 लाख की क्लेम कितने में पास हुई है? 1.5 लाख पे। तो अब आप कोई भी एंट्री नहीं करी थी। ये कह रहे नो एंट्री, इनकम छोड़ो, किसकी एंट्री भी नहीं करी थी, कोई भी एंट्री। तो AS9 क्या बोलता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशंस दैट state where ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim। क्लेम रेज करते समय आपके पास सर्टेनिटी का लैक है, तो क्या करो? पोस्टपोन कर दो। कितना? टू द एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व, जितनी आपको अनसर्टेनिटी लग रही है। ये तो ज्ञान बांटा हुआ है, बांट देंगे। When recognition of revenue is postponed due to the effect of uncertainties, it is considered as revenue in which it is certain to be collected। अब जब आपने किसकी वजह से, बोलो, अनसर्टेनिटी की वजह से क्या किया है? पोस्टपोन किया है, तो उसको रेवेन्यू कब मानना? जब सर्टेन हो जाए। क्या बात बता रहे? इन दिस केस इट मे बी एज्यूम्ड दैट कलेक्टिबिलिटी ऑफ क्लेम वाज नॉट सर्टेन इन द अर्लियर पीरियड्स। हम ये मान सकते हैं कि उस समय क्या नहीं थी? सर्टेन नहीं था। दिस इज सपोज्ड फ्रॉम द फैक्ट, और ये इससे क्या हो रहा है? क्लियर भी हो रहा है कि 1.5 लाख ही मिले। किसके अगेंस्ट थे? हमने 2 लाख मांगे थे, लेकिन मिले कितने? तो ये क्या नहीं मांग सकते? प्रायर पीरियड आइटम नहीं मान सकते। इसको क्या नहीं मान सकते? प्रायर पीरियड आइटम। एक और एएस है, अगर पिछले साल कोई गलती रही थी, एक और एएस है, अगर पिछले साल कोई गलती रही थी और इस वजह से इस बार इंपैक्ट आ रहा है, तो उसको क्या मान के डिस्क्लोज करना होगा? प्रायर पीरियड आइटम। एक और एएस है, AS5 है, उसमें हम पढ़ेंगे। वो कहता है अगर पिछले साल कुछ गलत हो गया था आपसे और उसकी वजह से उसको इस बार सही कर रहे हो, तो उसको अलग से दिखाओ, क्योंकि इस बार का प्रॉफिट क्यों डिस्टर्ब करते हो? तो उसको कैसे मान के दिखाओ? प्रायर पीरियड आइटम। लेकिन ये कह रहा है मैं मान नहीं रहा प्रायर पीरियड आइटम। क्यों नहीं मान रहा? बोलो। क्योंकि पहले इनकम बुक नहीं की थी, गलती थोड़ी थी, वो हमने इसलिए नहीं की होगी क्योंकि उस समय सर्टेनिटी नहीं रही थी। और AS9 क्या बोलता है? सर्टेन होने पर ही बुक करना चाहिए। तो इस साल ये रेवेन्यू बुक होना चाहिए था, और इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं मान सकते। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब देखो ये बात जो है ना, एक बार इसको छोड़ दो, ये किसके बाद ही हो पाएगी? AS5 के बाद। AS5 के बाद कि किन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हैं, क्या है, इसको छोड़ो। लेकिन मेरे को तो इसका आंसर ही गलत लगता है। बताओ क्यों लगता है? मेरे को AS9 क्यों बीच में लगा रहा है भाई? तो तुमने माल बेचा ही नहीं है, तुम्हारा तो मेल रेलवे में खराब हुआ है ना। तो AS9 तो बोलता है सेल ऑफ गुड्स, तो गुड्स सेल थोड़ी किए हैं। तो ये रेफरेंस देना मेरे को ठीक नहीं है। ठीक है, आपने क्लेम बुक नहीं करी, उस समय सर्टेनिटी नहीं थी, लेकिन AS9 तो बात ही नहीं करता इसकी। AS9 तो डील ही नहीं करता ना इसको। AS9 इंश्योरेंस क्लेम को थोड़ी डील करता है। जब इनको पता लगेगा तब ऐसे ही करेंगे, मैं क्या करूंगा? इंस्टीट्यूट का आंसर है, मेरे पास कोई इलाज है नहीं। AS9 बात करता है सेल ऑफ गुड्स का, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लेम लेना इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है क्या? तो वाई AS9? पक्का? हाँ, करेक्ट ट्रीटमेंट इसका ठीक है कि उसने नहीं बुक किया था, क्योंकि AS9 को छोड़ भी दें तो भी क्या है, कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी जब लगाओगे तो क्या ध्यान रखोगे? प्रूडेंस। तो हमने उस समय प्रूडेंस ध्यान रखा होगा, ये ले बोल दे। लेकिन बोल दे कि उस समय AS9 ने रोका था, 9 तो आता ही नहीं है बेचारा, वो कहता है मेरे को लेन देन ही नहीं है क्लेम से। 9 की वजह से उस समय रोका था क्या रेवेन्यू? प्रूडेंस की वजह से रोका होगा, जनरल बात है। लेकिन क्या है, 9 की वजह से रोका था? नहीं, रेवेन्यू था ही नहीं है। ये कोई रेवेन्यू था क्या? इंश्योरेंस क्लेम आना, पागल ना हो तो। पक्का? ठीक है। अब अंधेरी नगरी, चौपट राजा, मेरे पास कोई इलाज नहीं। ठीक है, सारा लिखा के नीचे क्या लिख देना कि रेवेन्यू होना नहीं चाहिए, मैंने तो ICI के हिसाब से लिख दिया। पक्का? अब आओ नेक्स्ट। पहले 2 मिनट नोट्स में पढ़ा दूं तुम्हें 2-3 चीजें। ये हो गया था ना डिलीवरी रिक्वेस्ट। उसके बाद क्या है? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या है? या तो वो फॉर्मली एक्सेप्ट कर ले, या कुछ ऐसा काम कर ले जिससे क्या है,
एक्सेप्ट हो जाए। और उसके बाद क्या, टाइम पीरियड फॉर रिजेक्शन एज लैप्स्ड और नो टाइम वाज फिक्स्ड, तो क्या है, रीजनेबल टाइम एज लैप्स्ड। अब रीजनेबल टाइम तो डिपेंड करता है किस पर, मतलब बिजनेस टू बिजनेस पे डिपेंड करता है। आप मुझसे ज्वेलरी लेके जाओ तो महीना बहुत बड़ा टाइम हो सकता है, इतनी महंगी आइटम लेकर गए हो। आप शर्ट लेकर गए हो तो एक सीजन तक आ जाए। अब आप लेके गए हो गर्मियों में शर्ट, और जब वुलन का सीजन आया तब आके कह रहे हो पसंद, तो अब वो थोड़ी बिकेगी मेरी। तो एक सीजन हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज्वेलरी में एक सीजन थोड़ी होगा। अब ये बच्चा आ रहा है पहली क्लास से और मेरे को 1.5 महीना हो गया पढ़ाते हुए, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी तक इसने फीस नहीं दी। जैसे मैंने फीस मांगी, कह रहा डेमो ले रहा था। तो ऐसे थोड़ी है, एक रीजनेबल टाइम तो होता है। तो वो रीजनेबल टाइम तो बिजनेस टू बिजनेस ही करता है डिपेंड। पक्का। गुड्स सोल्ड सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन, ये अलग से बताऊंगा। सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट कराना है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया है नहीं, ये बताओ। कंसाइनमेंट हो गया है नहीं, पहले ये बताओ। छोड़ो एक बार कंसाइनमेंट सेल, क्वेश्चन करा था ना अभी कि कब रेवेन्यू बुक करना है। रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द गुड्स आर सोल्ड टू थर्ड पार्टी। जब तक थर्ड पार्टी को ना हो तब तक क्या है, बुक नहीं करना। सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट समझना है। अब पहले बेचा और वापस खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया, इसको क्या बोलते हैं हम, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। और रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना, बोरिंग। शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ सेलर। सर क्या बकवास है, सुनो बच्चों ध्यान से। मैंने संकित से लिया लोन, कितने रुपए का, 1 लाख, ज्वेलर हूं मैं, ठीक है। मैं कहा संकित भाई सेठ है, इस किरदार को ऐसे बना देना है कि कोई क्या है, बहुत तगड़ा है। तो संकित भाई से मैंने क्या लिया, 1 लाख रुपए का लोन लिया। संकित ने बोला कि आज के बाद आप मत जाना, आपको अपनी औकात का नहीं पता तो हमारी औकात का तो पता होना चाहिए कि 1 लाख का लोन देंगे। 1 लाख का क्या है, 1 लाख का तो हम चैरिटी करते हैं, बताओ। तो ढंग की अमाउंट बोलो। तो मान लो कि मैं बड़ा ज्वेलर हूँ और संकित से कितने का लोन लेके गया, 100 करोड़ का, ठीक है। सिक्योरिटी में मैंने कोई प्लांट ज्वेलरी कुछ भी दिया। अब उसमें क्या लिखा होता है एग्रीमेंट में कि अगर मैं क्या करता हूं, रीपे नहीं करूंगा तो ये प्लांट किसका हो जाएगा, संकित का। मैं दे नहीं पाया ये लोन, मैं क्या नहीं दे पाया, लोन रीपे नहीं कर पाया। संकित भाई मेरा प्लांट ले गया, मेरी ज्वेलरी ले गया। मैंने इस पे पुलिस केस कर दिया। मैंने इस पे क्या कर दिया कि इसने मेरा प्लांट चुराया है, इसने मेरी ज्वेलरी चुराई है। पुलिस इसके घर गई, प्लांट और ज्वेलरी वहीं मिली। प्रूव हो गया कि मेरे पास है, तो ज्वेलरी का बिल मेरे नाम से था और प्लांट का बिल मेरे नाम से था। तो समकी से पूछा बिल दिखाओ, समकी ने कहा बिल बुल नहीं है मेरे पास, उस आदमी ने मेरे पैसे नहीं दिए थे, मैं तो उठा के ले आया। तो ऐसे नहीं होता है कोर्ट। अब पुलिस वालों को थोड़ी समझ है, मैं कह दूंगा नहीं मैंने तो पैसे की बात ही नहीं थी, बोलो मैंने पैसे दे दिए या मेरे साथ मांगने नहीं आया, 100 बातें कह दूंगा। पुलिस वाले कहेंगे प्राइमा फेसे चोरी का केस है, कि मालिक कौन है इसका, प्रशांत महेश्वरी, ओनरशिप कागज तो है नहीं तुम्हारे पास, और क्या है, मिली तुम्हारे पास है, तो चोरी का केस है। समकित 3 दिन तक तो क्या रहा, जेल में। फिर कोर्ट वोर्ट में हियरिंग आई, तब इसने बताया। तो समकित को समझाया गया ऐसे नहीं करते बच्चे, ठीक है। क्या करते हैं, पहले अगर नहीं दे रहा था तो आपको कोर्ट में आना चाहिए था, बोलो। और कोर्ट में ये प्रूव करते कि उसने पैसे नहीं दिए, तब कोर्ट ऑर्डर देती है कि क्या है, कि उसने पैसे नहीं दिए तो इसका ये जो एग्रीमेंट था वो एग्जीक्यूट किया जाए। और उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था कि प्लांट हो जाएगा इसका, तब प्लांट होगा। ऐसे थोड़ी है कि क्या है आप खुद ही उठा लोगे। इसने मेरे सामने मर्डर किया, मैंने इसको गोली मार दी, मैं कहा कोर्ट भी तो तुम्हें फांसी देती, मैंने मार दी तो मैं थोड़ी करूंगा। तो समकित को कोर्ट में डिक्री लेनी पड़ती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेकर भी बैठा है तो भी ऐसे थोड़ी चीजें उठा के ले आएगा। आज मैं तुम से पैसे ले लूं और बाद में पढ़ाऊं ही नहीं, और तुम यहाँ से ऐसे उठा के ले जाओ तो उल्टे दुगने फंस जाओगे। एक तो फीस तो गई गई, ऊपर से क्या है, मैं चोरी का केस लगाऊंगा और पुलिस को बताऊंगा कि ये देखो बिल मेरे नंबर है, इस मॉडल का एसी वहां पर पड़ा है, उसको पकड़ के उठाओ। पुलिस को क्या मतलब है, अब तुम पुलिस को कहते हो कि सर हमें पढ़ाया नहीं था, वो कह रहे हैं मेरा पढ़ाने पढ़ने का काम थोड़ी है, ये तो कोर्ट सेटल करती है। मैं पुलिस के पास तो तुम कस्टडी में हो, वो पुलिस वाले कह रहे हैं तुम क्या हो, चोर हो या नहीं, वो भी कब कोर्ट डिसाइड करेगी। मैं तो कस्टडी में ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लग रहा है, और उसके बाद में क्या उल्टे फंस गए तुम, कोर्ट में बचोगे। लेकिन इतने टाइम संकित तो पागल हो गया ना। तो अगर संकित कहता है कि क्या है, ये कोई मतलब है, फिर सिक्योरिटी का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे फालतू जेल में पड़ा रहा बाद में तो। और तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसको ये ज्वेलरी की सिक्योरिटी पे क्या ले लिया, इससे लोन ले लिया, अब मैं नहीं चुका पाया तो हाथ तोड़ के ज्वेलरी ले गया।
नहीं, इसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, उस एग्रीमेंट को दिखाना पड़ेगा कि साहब मुझे वो ज्वेलरी दी जाए, कोर्ट ऑर्डर देगी, तब मैं ज्वेलरी इसको ना दूं, तब पुलिस उल्टा मेरे को पकड़ेगी। अदरवाइज क्या, ऐसे नहीं है कि ये ज्वेलरी ले जाएगा या जो भी चीज की सिक्योरिटी। यू गॉट इट? पक्का? अब संकेत के पास मैं फिर गया, मैं कहा और संकेत कैसे हो, लोन दे दो। संकेत ने कहा भाग जा यहाँ से, थप्पड़ मार दूंगा ना। मैं कहा सुन तो सही, समस्या क्या है, पुरानी बीत ले, पास्ट है, पास्ट को लाइन मार दो, आगे से ध्यान रखो। तुम्हें दिक्कत क्या है? तुमने कहा कि दिक्कत ये है कि कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ेंगे, भले सिक्योरिटी दे दो तो भी, और मुझे धक्के नहीं खाने। मैं कहा संकित एक काम करो, मैं तुम्हें ज्वेलरी बेचता हूँ। मैंने कहा संकित सेठ, मैं तुझे ज्वेलरी बेचता हूँ, इधर बनाते हैं संकित सेठ को ब्लू, सेल कर देता हूँ ताकि ज्वेलरी की ओनरशिप तुम्हारे पास आ जाएगी। कितने रुपए की? 100 करोड़ की। और वापस मैं ये ज्वेलरी 3 महीने बाद खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। कितने पर? कितने रुपए का ब्याज लगेगा संकेत सेठ? उसने बोला 10%। तो मैंने कहा कि 3 महीने बाद 100 करोड़ प्लस 10%, 10% टोटल मान लो, ठीक है, अब ज्ञान मत देना, 3 महीने का क्या होगा, 2.5% होगा। 100 करोड़ प्लस 10 करोड़ पर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। जो भी ब्याज इसको चाहिए था वो 10 करोड़ था, ठीक है, जो भी रेट पे, 3 महीने 6 महीने उसको छोड़ो। अगर मैं इसको खरीद लूंगा तब तो बात खत्म, और अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो तुम्हें कोई कोर्ट को केस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मैंने तुम्हें सेल किया है। इस बार मैंने तुम्हें सेल किया है तो तुम्हारे नाम ही है चीज, चीज तुम्हारे नाम ही है। मैं पुलिस को कह भी नहीं सकता कि क्या है, कि चोरी का है, क्योंकि चीज तुम्हारे नाम ओनरशिप कर रहा हूं। तो इसको क्या बोलते हैं? सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट। कि सेल कर दिया और वापस क्या कर लिया, रीपरचेज एग्रीमेंट कर लिया। इससे क्या होगा, समकित विल बी मोर सिक्योर इन केस ऑफ डिफॉल्ट। समकित को अब कहीं नहीं जाना, ज्वेलरी उसके नाम पड़ी है, उसके घर में पड़ी है। अब बताओ, इज इट रियली अ सेल बाय दिस ज्वेलर? नहीं, दिस इज जस्ट अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट डिस्गाइज्ड इन सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट। अभी भी ये ज्वेलरी महंगी हो तो खुशी किसको होती है? ज्वेलर को। ये ज्वेलरी 100 करोड़ से 150 करोड़ हो गई तो संकित को तो पता है कि अगले के पास एग्रीमेंट पड़ा है वापस खरीदने का। कितने पर? 110 पर। तो वो एग्जीक्यूट करवा ही लेगा। बोलो। तो संकित को वैसे भी क्या नहीं था, ज्वेलरी खरीदनी नहीं थी, संकित को तो 100 करोड़ देने थे और वापस कितने लेने थे? 110 करोड़। संकित को तो 100 करोड़ देने थे और वापस कितने, उसको तो फाइनेंस करना था। तो अब ये महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है, सुख दुख किसको है? ज्वेलर को। अब ज्वेलर की एंट्रीज बताओ, क्या वो पहले सेल की करे फिर रीपरचेज की करे? नहीं, हमें किसको देखना होता है? कमर्शियल रियलिटी को। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो इस ट्रांजेक्शन में एक्चुअल सब्सटेंस क्या है? दिस ज्वेलर इज बोरिंग द अमाउंट ऑफ रुपीज 100 करोड़ विच इज बीइंग रीपेड अलोंग विद इंटरेस्ट। कितना? तो जब ये बेचेगा तो ये एंट्री ये करेगा ही नहीं बैंक टू सेल। रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज करने का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। एंट्री क्या करेगा? बैंक टू लोन 100 CR, और ओवर द पीरियड इंटरेस्ट का क्या बुक करेगा? एक्सपेंस। इंटरेस्ट टू लोन, लोन में मतलब समकित भाई कितने का? 10 CR। और जब वापस रीपरचेज करेगा तो एंट्री क्या करेगा? लोन 110 CR टू बैंक कितने का? 110 CR। तो ये सेल वाले टाइम रेवेन्यू बुक ही नहीं करना। तो इसको अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है कि ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है और बोरिंग्स की तरह से रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इसका आपके स्टडी मटेरियल में एक क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 8 होमवर्क करोगे। कहाँ गया फाइनेंसिंग? ये ऑन 1 Jan 2001 मेसर्स केजे सेल्स गुड्स एट इनवॉइस प्राइस ऑफ रुपीज 5 lakhs। कितने का बेचा है माल? 5 लाख को। किसको? मेसर्स TH को। एट द टाइम ऑफ सेल, सेल वाले टाइम क्या है? मैं वापस खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया। केजे ने वापस क्या कर दिया? एग्री टू परचेज दिस गुड्स बैक फ्रॉम एसएस टीएच एट अ प्राइस ऑफ 6 lakhs। 5 पे बेच के वापस कितने में खरीद लूंगा? 6 लाख में। यू आर रिक्वायर्ड टू डू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो मैंने 5 में बेचा है और 6 में खरीदना है, या मुझे लोन लेना था 5 लाख का? मुझे तो लोन लेना था 5 लाख का। सामने वाले ने क्यों खरीदने का एग्रीमेंट किया? ताकि वो सिक्योर हो जाए, कल को मैं क्या है चुकाऊं ना तो उसको क्या है कोर्ट वोर्ट में ना जाना पड़े, चीज उसके नाम ही पड़ी है पहले से। नहीं समझते हो क्या इस बात को? कौन चाहता है ये, परचेजर या लेंडर? ये इंसिस्ट करता है कि पहले क्या करो,
सेल करो और फिर क्या करो, रीपरचेज एग्रीमेंट कर लो। बोले तो वापस तुम्हें खरीदने का रीपरचेज एग्रीमेंट कर लो, कितने रुपए पर, अमाउंट लेंट प्लस इंटरेस्ट। तो मैं एंट्री नहीं डालूंगा माल बेचने की, मैं एंट्री क्या डालूंगा, बैंक टू लोन। फिर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लोन, और फिर लोन टू बैंक, वापस कितना, 6 लाख। तो वही है, पक्का। तो ये कंडीशन फॉर सेल ऑफ गुड्स हो गए, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस हो गया, इंस्पेक्शन वाला हो गया, नहीं इंस्पेक्शन वाला नहीं हुआ, करवाता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट को क्या करना होता है, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। और कैश डिस्काउंट को क्या करना होता है, कैश डिस्काउंट शुड नॉट बी डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग द रेवेन्यू। कैश डिस्काउंट को रेवेन्यू में से कम नहीं करना है, इसको अलग से एक्सपेंस बुक करना है। सुनना ध्यान से मैं बात, एक प्रोडक्ट है जो 1 लाख रुपए का है, मैं आपको 10% क्या दे रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना रहेगा 90,000। और फिर मैं आपको क्या दे रहा हूं, 10% कैश डिस्काउंट दे रहा हूं, कितने का 9,000, तो कितना रहेगा। अगर आप कैश देते हो हाथों हाथ तो मैं आपको कितने रुपए दे दूंगा, कितने रुपए मांगूंगा 81, और नहीं तो 2 महीने बाद आप मुझे कितने दे देना 90,000। तो मैं आपको दो चॉइस दे रहा हूं कि आप मुझे 2 महीने बाद कितने रुपए दे देना 90,000। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट तो क्यों दे रहा हूँ, तुमने बड़ी क्वांटिटी खरीदी है इसलिए दे रहा हूँ। और या फिर क्या कर दो, आज ही देना है तो कितना दे दो 9,000। ठीक है, ये रेट कुछ भी हो सकती है, मैंने दोनों 10% ले ली। अब बताओ अगर मैं उधार बेचता हूं तो मैं एंट्री क्या करता हूं, डेटर्स टू रेवेन्यू, कितने का 90,000 से, और तुम मुझे पेमेंट कब करते हो, 2 महीने बाद, तो मैं एंट्री क्या करता हूं, बैंक टू डेटर्स, कितना 90,000। और अगर तुम हाथों हाथ कैश दे देते हो तो कितने रुपए दोगे, कैश 81, मैं रेवेन्यू तब भी कितना रखूंगा 81 या 90, 90 ही रखूंगा मैं, बाकी क्या लिखूंगा डिस्काउंट 1,000, सॉरी 9,000 रुपए। तो हम कैश डिस्काउंट की एंट्री डालते हैं लेकिन किसकी नहीं डालते, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कट के जो आएगा वो किसका रहेगा, रेवेन्यू का। अब ऐसा क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट को नहीं काटना और कैश डिस्काउंट को काटना। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना बात। इसको ऐसे समझो कि मैं तो, तुम मुझे 2 महीने बाद कितने दे देने थे 90,000 देने थे, वो अपना अलग ट्रांजेक्शन है। मैंने इसको ये गुड्स बेच दिए, क्या बेच दिए, गुड्स। 2 महीने बाद कितने दे देना 90,000। ठीक, गुड्स तो 90 पे बेचा है, 10% तो गुड्स का ही कम किया है। अब मैं कहता हूँ यार भाई उधार दे दो, क्या दे दो उधार, तो ये क्या कहेगा, ब्याज लगेगा। ये क्या कहेगा, ब्याज लगेगा, सीधी सी बात है। तो मैं कहा कैसे लगाओगे ब्याज, ऐसा है कि तुम 90,000 रुपए जो मैंने तुम्हारे देने हैं ना, उतने ही उधार दे दो। तो इसने कहा कि एक काम करो, आप 81,000 उधार ले लो मेरे से। ध्यान से सुनना, कैश डिस्काउंट इज जस्ट लाइक बोरिंग, मैं इससे कितने रुपए बोरो कर गया 81,000। ठीक है, और फिर इस पर क्या लगा दूंगा, इंटरेस्ट, कितने का 9,000। ये मेरी सेल का ट्रांजेक्शन अलग है, सेल का ट्रांजेक्शन यही है कि मैंने इसको माल उधार बेचा है, इसके अलावा मैंने इससे उधार ले लिया हाथों हाथ। अब मुझे इसके कितने देने हो गए वापस 90, 81 लोन वाले, 81 तो लोन वाले, और 9,000 इंटरेस्ट के। अब दो ट्रांजेक्शन हुए हैं, ध्यान से समझना, दो ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन क्या है, कड़ा बेचा कितने का 90 का, या जो भी आइटम है वो बेची 90,000 की। ठीक है, उसकी मैंने एंट्री क्या डाल दी, डेटर्स टू रेवेन्यू, डेटर्स टू रेवेन्यू। ठीक है, देखो रट्टा मारना है तो ये रट्टा ही मारा पड़ा है कि इधर क्या लिखना है, इधर क्या लिखना है, आफ्टर
ट्रेड डिस्काउंट। रेवेन्यू कितना लिखना है? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बिफोर कैश डिस्काउंट। और इधर कितना लिखना है? आफ्टर टीडी एज वेल एज सीडी। और इधर फिर डिफरेंस किसका रह जाएगा? टीडी तो दोनों में से कटा हुआ है, तो डिफरेंस किसका रह जाएगा? सीडी। लेकिन ये नहीं, इसको समझो बात को, ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन होते हैं। डेटर्स टू सेल्स कितने का किया मैंने? 90,000 का। और फिर क्या किया? उधार ले लिया। उसी डेटर से क्या ले लिया? उधार। अगर ये ए है तो ए से क्या ले लिया? लोन 81। और फिर इस पर क्या लगाया? इंटरेस्ट। कितने का? इंटरेस्ट टू ए 9,000। अब मेरे को ए के देने भी कितने हैं? 90। और ए का खाता कट चुका है अपने आप से, पता है? ए का अकाउंट क्या है? अपने आप कट चुका है। तो मैंने एक तरह से समकित को क्या बोला है कि आपको कैश डिस्काउंट क्यों दे रहा हूं भाई? समकित नहीं देता तो मैं किसी और से उधार लेता, समकित नहीं देता तो मैं किसी और से उधार लेता और मुझे 9,000 रुपए की बोरिंग कॉस्ट पड़ती। तो मैंने समकित को क्या बोला है कि मैं सभी लोगों को 2 महीने का क्या देता हूं बच्चे? क्रेडिट पीरियड। तू भी ले ले, लेकिन तू मुझे उधार दे दे कितने रुपए? 81। और 9,000 ब्याज लगा के फिर 90 क्या कर लेंगे? एडजस्ट हो जाएगा। तो एक तरह से मैं अपने कस्टमर से क्या ले रहा हूँ? फाइनेंस ले रहा हूँ। सेल प्राइस कम ले रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ भाई? मेरे बनते कितने हैं? 2 महीने बाद मैं सबको 2 महीने का क्रेडिट पीरियड देता हूँ, तो मैं इसको भी क्या बोल रहा हूँ कि तू भी 2 महीने का क्रेडिट पीरियड ले ले। लोन देगा तो वापस तो फिर पैसे दे दे। क्या चीज? लोन के ले ले पैसे दे दे। क्योंकि मेरे पास रुपए नहीं है, अब मैं तुमसे क्या ले रहा हूँ? लोन। तो तुम कह रहे हो ठीक है 2 महीने बाद तुमने मेरे कितने देने होंगे? भाई मैंने इससे लोन लिया है तो मुझे 2 महीने बाद इसको कितने रुपए देने होंगे? 90,000। और इससे वो गुड्स वाली सेल के क्या होंगे? लेने होंगे। तो वो कट ही जाएंगे। एक्चुअल में तो ये दो ट्रांजेक्शन है, वो कट ही जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है कि मैंने समकित से ही क्या ले रखा है? लोन ले लिया। और वो वापस कब चुकाना है? 2 महीने बाद। तो इसने मेरे सेल के पैसे चुकाने हैं, तो वो कैंसिल हो गया। वो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आप समझ रहे हो कि मैंने डेटर से तो सभी से ही मैं कितना लेता हूं? 2 महीने बाद क्या लेता हूं? पैसे। लेकिन इस डेटर से अभी ले लिया तो एक तरह से क्या है, ये पूरे रुपए क्यों देगा भाई? मेरी बात सुनो, मैं समकित को पूरा सेल कर दूं 90 पे, किसी तीसरी पार्टी से क्या लूं? उधार लूं, तो क्या होगा? तो मैं समकित को बोल रहा हूँ कि समकित तुम 2 महीने बाद ही क्या देने वाले थे? मुझे पैसे देने वाले थे। तुम अपने पैसे 2 महीने बाद ही देना, ठीक है? लेकिन मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अभी मुझे क्या दे दो? उधार दे दो। और वो बाद में 2 महीने बाद उतना ही हो जाएगा, तो अपना कट जाएगा। तो मैं अगर सीधा सेल्स में ही डाल दूंगा किसका, मान लो कि इस एंट्री को मैं क्या कर दूं, 1 मिनट सुनो, मैं एंट्री क्या कह रहा हूं कि इधर 81 लिखो, लेकिन सेल प्राइस तो कितना लिखो? 90 लिखो। कैश डिस्काउंट कितना आएगा? 9,000। अगर दोनों ही माइनस कर देंगे तो कौन सी बला आ जाएगी? कैश टू सेल्स कितना हो जाएगा? 81। नेट प्रॉफिट दोनों में ही सेम रहना है, ध्यान से देखो। 90 का रेवेन्यू तो 9,000 का खर्चा। इसमें क्या रहना है? रेवेन्यू 81 का। लेकिन ये गलत रिपोर्टिंग है। क्यों गलत रिपोर्टिंग है? क्योंकि मैंने मेरे कस्टमर से क्या लिया है? पैसे जल्दी तुमसे। भाई एक बात सुनो, आज मेरे पास बच्चे आके कहते हैं कि सर सारी फीस एक साथ दे देंगे, क्या है 2% 5% कुछ कम कर दो। तो मैं कहता हूँ नहीं, तू एक साथ मत दे, तू तेरी किस्तों में दे दे, मैं मेरे पूरे लूंगा। ऐसे क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मान लो फीस है 50,000 रुपए, ठीक है? वो चाहता है कि कितने रुपए कम कर दो? 1,000 रुपए। और 50,000 रुपए मेरे 3 महीनों में आएंगे। अब मैं 1,000 रुपए कब कम करूंगा? जब मेरे को रुपए की जरूरत हो। मैं 1,000 रुपए कब कम करूंगा? जब मेरे को रुपए की जरूरत हो। अब दूसरे से क्या करता? उधार लेता तो भी 1,000 रुपए का घाटा खाता ही, उसको ब्याज भरता। बजाय कस्टमर को ही ब्याज भर दिया। क्या ब्याज भर दिया कि 50,000 तू मुझे इंस्टॉलमेंट में देनी थी, 2 महीने बाद देनी थी, तू आज ही दे दे और तू 1,000 रुपए मेरे से ब्याज ले ले, इसलिए वो काट ले। तो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है? आप हर आदमी कैश डिस्काउंट देगा ही नहीं, जिसके पास पैसे की जरूरत ही नहीं, हाथों आते हैं, जिसको फाइनेंस पड़ा है, इक्विटी पैसा खूब पड़ा है, तो वो क्या कहेगा? मुझे नहीं चाहिए, जल्दी नॉर्मल क्रेडिट पीरियड ले तू और क्या कर। ये समकित आगे बोलता है कि सर रुपए मेरे को हाथों हाथ देने के लिए तैयार हूँ, इतने रुपए कम कर दो। तो मैं क्या देखूंगा? चाहिए नहीं। भाई चाहिए ही नहीं तो क्यों मैं फीस कम करूं? तो तेरा टाइम पे दे दे। अब मेरे को जरूरत है
अब समकित को 1000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो एक तरह से समकित से उधार ले लिया कितने रुपया अभी, और बाद में जो इसका क्या है मुझे सेल का लेना होगा और उधार वाला चुकाना होगा, वो नेट ही हो गया। तो एक कस्टमर से फाइनेंस लेने का तो चार्ज है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कस्टमर से किस लेने का चार्ज है, फाइनेंस लेने का चार्ज ही तो है। कैश डिस्काउंट क्या है, वही आदमी देगा जिसके कैश की क्या होगी शॉर्टेज। मेरे को बच्चे कहते हैं बाद में दे देना, मैं नहीं चाहिए बाद में, अभी की मेरे को मेरा पूरा चाहिए। तो फीस तो मेरी तब भी कितनी थी, 90,000 थी। कैश डिस्काउंट क्यों दिया, क्योंकि मैंने इससे ब्याज पे पैसा उठाया 81,000, जो 2 महीने बाद मेरा वापस 90 देना होगा, और इसका सेल प्राइस मुझसे क्या होगा, वापस आने वाला होगा। समझ रहे हो क्या? तो फीस तो मेरी क्या थी, 90,000 ही थी। तो इसलिए हम कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं कि पैसा जल्दी देने का। क्यों मैं पैसा दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे जरूरत है पैसे की और मैं ब्याज पे ले रहा हूँ कस्टमर से। हाँ है ना, ये बात कॉन्सेप्ट समझ, बात समझ रहे हो क्या? नहीं तो रट्टे तो तुमने पहले से ही मारे हुए हैं भाई। एक बात सुनो, पहले तो एग्जाम की बात करो। 1 लाख कैश डिस्काउंट है 10%, कितना आ गया 10, कितना हो गया 90। और ट्रेड डिस्काउंट है 10%, सॉरी पहले ट्रेड डिस्काउंट और फिर क्या है कैश डिस्काउंट 10%, कितना आ गया 9,000, कितना आ गया 81। सेल्स कसम खा लो हमेशा कितने से रिकॉर्ड होगी, 90 से। ठीक है, अब मैं डेटस 90 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 2 महीने बाद बेचता हूँ मैं माल, लेकिन मेरे को रुपए की कमी पड़ रही है। मेरे को क्या पड़ रही है, कमी। तो मैं इस डेटर को क्या बोलता हूँ कि एक तरह से तुम मुझे को 90,000 रुपए उधार दे दो, या कुछ 81,000 रुपीज उधार दे दो। महीने 2 महीने बाद क्या होगा, इंटरेस्ट समेत वो 90 हो जाएगा। उस समय तुम अपने सेल वाले पैसे मत देना। तो सेल तो 90 की थी, मैंने 81 क्यों लिए, क्योंकि मेरे को कमी पड़ रही है। नहीं तो मेरे को कोई आके बोले कि कैश डिस्काउंट दे दो, हम एक साथ दे देंगे, नहीं चाहिए मेरे को पैसे तो क्यों दूं कैश डिस्काउंट। पक्का। तो मैं इस डेटर को समझा रहा हूँ कि डेटर मुझे तुमसे 90,000 लेने हैं, तुम अभी दे दो, कितने उधार दे दो मुझे, कितने रुपए दे दो 81। तो इसने कहा ठीक है 81 ले लो। अब मैं सेल को कम नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा कि उधार का चार्जेस है जिसको मैंने डिस्काउंट बोल दिया, कैश डिस्काउंट इज एज गुड एज इंटरेस्ट चार्जेस। मैं कस्टमर से क्या ले रहा हूँ, फाइनेंस, कि उसने 81 जल्दी क्यों दिए 2 महीने, उसका उसने चार्ज किया इंटरेस्ट। पक्का कि 81,000 तो मुझे दे दो, 2 महीने बाद ब्याज समेत मेरे 90 देने होंगे और सेल के 90,000 लेने होंगे, वो कट गए, बात खत्म। तो डेटर वेटर बनाने की जरूरत ही नहीं। इसलिए हम कैश डिस्काउंट को क्या करते हैं, अलग से रिकॉर्ड करते हैं, सेल में से कम नहीं करते, क्योंकि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 90,000 ही था। फिर भी कम क्यों मिले, क्योंकि मुझे पैसे की घड़ी थी। अगर आप सीधा ही क्या कर दो, कैश टू सेल्स ही कितना कर दो 81, तो ऐसे लगेगा कि आप गुड्स ही क्या बेच रहे हो, सस्ता बेच रहे हो। गुड्स सस्ता नहीं बेच रहा था, पैसे की अड़ी थी, इसलिए क्या देना पड़ा, डिस्काउंट। तो इसलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूरा नेट इंपैक्ट पीएनएल पे सेम रहेगा, लेकिन आपको पीएनएल का नेट प्रॉफिट सेम निकालना है, या हर आइटम सही सही लिखनी है, सैलरी भी सही लिखनी है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस भी सही लिखना है, तो रेवेन्यू भी सही लिखना है, और क्या है कैश डिस्काउंट भी सही लिखना है। और कैश डिस्काउंट कहां पर आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। पीएनएल की हेडिंग याद है क्या, थोड़े बहुत छोटी क्लास में बचपन में पढ़ो, एम्प्लॉइज बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कैश डिस्काउंट कहां पर आता है, फाइनेंस कॉस्ट में। इट इज एज गुड एज इंटरेस्ट, इट शुड नॉट गो टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। क्लियर है क्या? और ट्रेड डिस्काउंट क्या है, तुम अगर साथ में बड़ा ऑर्डर दे रहे हो तो मैं माल सस्ता बेच रहा हूँ तो रेवेन्यू ही कम करूंगा। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या है, कोई माल का सस्ता नहीं कर रहा। इतना मेरे हिसाब से क्लियर है यार, बहुत ज्यादा। पक्का। तो ट्रेड डिस्काउंट को क्या करना है, कॉस्ट में से क्या करना है, रिड्यूस। और कैश डिस्काउंट को क्या करना है, रेवेन्यू में से रिड्यूस नहीं करना। ठीक है, कैश डिस्काउंट इसको रेवेन्यू में से रिड्यूस करना है, कॉस्ट नहीं है ये। ठीक है, रेवेन्यू में से रिड्यूस करेंगे, और उसको रेवेन्यू में से रिड्यूस नहीं करेंगे। कंसाइनमेंट सेल हो गया, स्पेशल पॉइंट बताओ इसमें कौन सा रहेगा, 7th हो गया, 6th हो गया, 5th हो गया, 4th हो गया, सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट, इस पर स्टार लगाना। गुड्स सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन, गुड्स इंस्पेक्शन या इंस्टॉलेशन के सब्जेक्ट टू है। सब्जेक्ट टू का मतलब आप माल तभी खरीदोगे जब आप सेटिस्फैक्ट्री क्या कर रहे हो, इंस्टॉल। जैसे घर में एक्वागार्ड आता है तो घर में छोड़ के चला जा, आहिस्ता सीख रहा, निकल जाएगा पानी। बोलो, ऐसी लगाया है तो क्या है, सामने वाला कहता है मैं इंस्टॉल करके जाऊंगा तभी क्या है। पक्का, हाँ है ना। तो इन केस इंस्टॉलेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड सिग्निफिकेंट,
To be able to use the goods in intended manner, revenue should be recognized until the installation is satisfactory completed. कब तक बुक मत करना, जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो। अभी थोड़ी देर पहले वो प्लांट दिखाए थे ना, तो सामने वाला ही जोड़ फाड़ के जाएगा, ऐसे मेरे आगे थोड़ी कर दे। और दूसरा क्या है, इंस्टॉलेशन सिंपल ही है, तब कब बुक कर लेना, जब कस्टमर ने परचेज करने का एग्री कर दिया। सिंपल का एग्जांपल क्या है, जैसे रेफ्रिजरेटर है तो उसको क्या लगाना है, पावर कनेक्शन तो देना है, प्लग में तो लगाने हैं, टीवी खरीदा है तो क्या लगाने हैं, प्लग में तो लगाने हैं। तो तब वेट मत करो इंस्टॉलेशन, वो जाके दिखाना है, देख लो चल रहा है। लेकिन इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स है तो तब बुक करना जब कस्टमर इसके पास सेटिस्फेक्शन तक की इंस्टॉलेशन क्या होगी कंप्लीट। मैं गुड्स ही क्या बेच रहा हूँ ये कहकर कि इंस्टॉल मैं ही करके दूंगा, और इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स है तब कब बुक करना, जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। और अगर क्या है सिंपल है तो क्या इंस्टॉल करना है, प्लग में लगा के दिखाना है, तो भले ही उसने एग्री कर लिया तो क्या है उसी समय बुक कर लो। अब हम इसके बेसिस पर कौन सा क्वेश्चन करेंगे, एक छोड़ा हुआ है ना 8th। For the year ended 31st March 2001, KY Enterprise has entered into the following transactions। क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं इसने, पहला क्या है, ऑन 31st मार्च KY लिमिटेड, ये साल है, KY लिमिटेड ने क्या करा, सप्लाई 2 मशीन्स टू इट्स कस्टमर ST लिमिटेड। कस्टमर का नाम क्या है ST, तो रेवेन्यू तो KY को बुक करना है। बोथ मशीन्स वर एक्सेप्टेड, दोनों मशीन इसने 31 मार्च तक क्या कर ली थी, एक्सेप्ट। Machine win was routinely supplied by KY to many customers and installation process was very simple। मशीन 1 कब इंस्टॉल करी, अगले साल। मशीन 2 क्या है, मोर स्पेशलाइज्ड इन नेचर है और इंस्टॉलेशन प्रोसेस मोर कॉम्प्लिकेटेड है, रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट असिस्टेंस फ्रॉम KY। और मशीन 2 भी कब करी, अगले साल। तो इंस्टॉल दोनों ही कब करी है मैंने, अगले साल। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट एंड सेल प्राइस, कॉस्ट ऑफ परचेज मेरी इतनी इतनी थी, सेल प्राइस इतना था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन फीस फर्स्ट की कुछ नहीं है, सेकंड की है। हाउ शुड द अबव ट्रांजैक्शन बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। मशीन ए का रेवेन्यू कब बुक करूं, क्वेश्चन ये है कि 31 मार्च तक मैंने ये बेच दी थी, दोनों की इंस्टॉलेशन अगले साल हुई है। पहली इंस्टॉलेशन क्या है, सिंपल है, और दूसरी इंस्टॉलेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स, और दूसरे के इंस्टॉलेशन चार्जेस और नहीं है। अब मशीन ए का रेवेन्यू में तो कोई इशू ही नहीं है कि 3/20 पहले साल में ले ले। मशीन 2 का रेवेन्यू कब बुक करें, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में। मेजोरिटी क्या, लगभग बच्चों का आंसर क्या था, यही था कि कब बुक करना है, सेकंड ईयर। पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन का आंसर। मशीन 1 का सिंपल है, पहले साल में बुक कर लेना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके। ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी थी ना, वो माइनस कर दी, पक्का। मशीन 2 पर आओ, इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, सिग्निफिकेंट असिस्टेंस चाहिए। क्वेश्चन स्पेसिफाइज दैट मशीन इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड। क्वेश्चन है वो लगा कि कस्टमर ने मशीन तो एक्सेप्ट कर लिया, लिखा था ना बोथ द मशीन्स हैव बीन एक्सेप्टेड। देयर इज नो फर्दर अप्रूवल रिक्वायर्ड फ्रॉम द बायर, और कोई मशीन के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए, तो रेवेन्यू कब बुक कर दो, पहले ही साल में। सर ये क्या बकवास हुई, अभी पॉइंट पढ़ा के आए हो कि इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स, रुको तो सही, शांति तो रखो। तो रेवेन्यू कब बुक कर दो, पहले ही साल में। और इंस्टॉलेशन फीस जो है वो इंस्टॉलेशन सर्विसेज की है, वो अभी तक रेंडर नहीं की है, तो वो कब बुक करना, नेक्स्ट ईयर में। इंस्टॉलेशन फीस भी तो मैं ले रहा हूँ अलग से, वो रेवेन्यू कब बुक करना, नेक्स्ट ईयर। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लूंगा, फिर वापस उस क्वेश्चन पर आऊंगा, सब समझ में। मैंने आपको क्या बेचा, एक ऐसी एसेट बेची जिसकी इंस्टॉलेशन की जिम्मेदारी मेरी है, और इंस्टॉल करने के बाद ही क्या है, आप गुड्स एक्सेप्ट करोगे। इंस्टॉल करने के बाद ही आप क्या करोगे, गुड्स एक्सेप्ट करो। सेकंड क्या है, मैंने आपको एसेट बेची, आपने एसेट एक्सेप्ट कर ली। इंस्टॉलेशन मैंने आपको कहा कि खुद करवानी है, खुद करवा लो, मेरे से करवानी है, मेरे से करवा लो। खुद करवानी, खुद करवा लो, मेरे से करवानी है, मेरे से करवा लो। अगर मेरे से भी करवाओगे तो इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से लगेंगे, जैसा अक्सर एसी में होता है।
शोरूम वाले क्या बोलते हैं, एसी इतने का है, अब इंस्टॉलेशन आपको बाहर मिस्त्री से करवानी है तो करवा लो, और हमसे करवानी है तो हमसे करवा लो, हमारे रेट ही है। उनके रेट थोड़े से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो ब्रांड के रेट हो जाते हैं और बाहर के मिस्त्री। तो लोग क्या करते हैं, जैसे ओरिजिनल का एसी खरीदा 70,000 का, वो कहता है 70,000 तो ये, और इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं, 5। अभी आपको हमसे करवानी है, हमसे करवा लो, और उनसे करवा, हम आपको क्या है, 1-2 सर्विस फ्री दे देंगे, फलाना ढिमकाना, और नहीं तो बाहर से करवानी है। लेकिन बाहर का मिस्त्री कितने का होता है, 2,000 का। समझ गए? अब बताओ क्या करूं। पहले सेकंड केस का रेवेन्यू सोचते हैं, सेकंड केस का, कि सब्जेक्ट टू क्या नहीं है, ये असेट तो एक्सेप्ट कर ही लिया आपने, असेट तो आपने ओरिजिनल का एसी आपको पसंद है, बात खत्म, एक्सेप्ट कर ही लिए। अब इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स होगी, एसी ऐसे थोड़ी है बटन दबाया चल गया, एसी का कोई बटन थोड़ी होता है ऐसे स्विच सड़ जाए, एसी की तो एमसीबी होती है, हाई पावर के साथ उसको सीधा मीटर से कनेक्ट किया जाता है, तो कॉम्प्लेक्स भी है। लेकिन एसी तो ले ही लिया है ना तुमने, ये बात थोड़ी हुई थी कि एसी चला के ही दिखाऊंगा, और गुड्स, वो क्या था जो पॉइंट था, वो ये पॉइंट लिखा हुआ है इसमें कि गुड्स ही क्या होगा, तब भी एक्सेप्ट होगा जब क्या होगा, वो मैंने स्टडी मटेरियल से पढ़ाया था यहाँ पर, क्या गुड्स सोल्ड, गुड्स से तभी एक्सेप्ट होगा जब इंस्टॉलेशन होगी। एसी वाला एग्जांपल ऐसा नहीं है ना बच्चे, एसी वाले में तो क्या है, गुड्स तो एक्सेप्टेड ही है, गुड्स तो क्या है, एक्सेप्टेड ही है। एसी तो आपको पसंद ही है, अब इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इंस्टॉलेशन के तो मैं अलग चार्ज ले रहा हूँ, और आप बोलो कि नहीं मेरे को ये चीज चला के दिखाओ, अच्छी चलेगी तभी मैं ये चीज खरीदूंगा, तभी मैं ये क्या खरीदूंगा, चीज। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पास आए ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये किससे पढ़ा रहा हूँ, आईपैड से। इसका ड्रॉबैक क्या है कि मैं मेरा खुल के, मैं पहले इधर जाकर एक कंपनी बनता था, वो सब नहीं बन सकता, तो मैंने स्मार्ट बोर्ड का पता किया, स्मार्ट बोर्ड होगा तो यही आईपैड होगा, बस ये बड़ी स्क्रीन होगी, बच्चों के सामने स्मार्ट बोर्ड लगा होगा, और उसमें क्या होगा, मैं ये लिख लूंगा। तो अब उसमें मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे को चला के दिखाना, कि वो बोलते हैं कि उसमें लैग आ जाता है। मैंने जो 2-4 लोगों ने खरीदा, उसने बोला कि थोड़े टाइम के बाद उसमें क्या आने लग जाता है, लैग। आप चला रहे हो अब, और आता कब है, 10 सेकंड बाद। नहीं तो स्मार्ट बोर्ड से रिकॉर्ड हो जाए, एक तो मैं पूरा आ पाऊंगा, ज्यादा अच्छे से मैं अपनी बात समझा पाऊंगा, और दूसरा क्या है, मुझे उसमें ही क्या है ज्यादा ठीक लगता है, या आईपैड की बजाय पूरी बड़ी स्क्रीन हो, सामने कैमरा लगा दो। तो वो उन्होंने बोला लैग आ जाता है, तो मेरे माथे में डाल दिया, तो मैंने स्मार्ट बोर्ड वाले जो सेल करने वाले आते हैं उनको क्या बोला, वो बार बार तंग करते हैं, ले लो ले लो ले लो, तो मैंने उनको क्या बोला कि मैं इसको 15 दिन के इंस्टॉल करके जाओ, चलाऊंगा, उसके बाद में रखूंगा, नहीं तो आप अपनी चीज उठा लेना, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, एक एसी वाला है, उसको मैंने बोला एसी पसंद है, इंस्टॉल भी आप ही कर देना, अभी इंस्टॉलेशन बाकी है। तो यहाँ तो चीज ही क्या है, सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन है, बोलो, और यहाँ क्या है, चीज पसंद है, इंस्टॉलेशन तुम ही कर दो, कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक तो चीज का जिसको गुड्स से डील होगा, और दूसरा सर्विस का। और यहाँ गुड्स का ही कॉन्ट्रैक्ट है जो सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? व्हाट इज आवर क्वेश्चन? सेकेंड वन ये वाला है ना, ये वाला नहीं है कि हम सब गुड्स ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप अच्छे से नहीं इंस्टॉल करोगे। तो ये मेजोरिटी बच्चे बच्चे आंसर क्या करने का गलत ले आए, उनको अप्लाई करना नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ क्या लिखा हुआ था, इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग है, और कहा गया दोनों एक्सेप्ट कर ली थी लाइन, बोथ मशीन्स वर एक्सेप्टेड। तो मशीनें तो उसने रख ही ली है, दूसरी की इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स है, तो इंस्टॉल अभी नहीं करे, तो इंस्टॉलेशन वाला रेवेन्यू अभी बुक मत करो। आ भी गया पैसा, मैं शोरूम में जाके एसी के भी दिया है, इंस्टॉलेशन के भी दिया है, तो वो एडवांस रेवेन्यू बुक करो। लेकिन मशीन का रेवेन्यू तो बुक करो, क्योंकि मशीन एक्सेप्ट हो गई है। ये एसी प्लस इंस्टॉलेशन वाला है, ना कि स्मार्ट बोर्ड वाला। पक्का? अब देखो किस पर आओ, इफेक्ट ऑफ अनसर्टिनिटीज ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अनसर्टिनिटीज का मतलब क्या है, अगर पहले से ही है
तो हमें पोस्टपोन ही करना होता है, इतनी अनसर्टेनिटी है। लेकिन अनसर्टेनिटी बाद में अराइज होती है, तब क्या होता है, उसका अलग से क्या बना दो, प्रोविजन। ये कर लिया था ना कल क्वेश्चन में, ठीक है, ये कर लिया था। अब आओ स्टार्टिंग में, कुछ छोड़ के भाग गए थे हम, अभी भी क्या बाकी है, सर्विस का, ये हमने छोड़ दिए थे, याद है, मैंने कहा था ये बाद में करूंगा। एग्जाम्पल्स ऑफ आइटम नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू, ये चीजें रेवेन्यू की बुक में, रेवेन्यू की डेफिनेशन में नहीं आती तो फिर मेरा एएस भी नहीं लगेगा। पहला क्या, रियलाइज्ड गेन रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ, डिस्पोजल मतलब बेचना, और अनरियलाइज्ड गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम होल्डिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो मैं अपने बिजनेस में यूज करता हूँ, 100 रुपए की है। केस 1 मैंने इसको 120 में बेच दिया, केस 2 इसकी वैल्यू कितनी होगी, 120 बेचा नहीं है मैंने। फर्स्ट केस में मैं क्या एंट्री डालता हूँ, बैंक डेबिट 120 टू एसेट डेबिट कितने से, 100, और टू P&L कितने से, इसको बच्चों में क्या बोलता हूँ, रियलाइज्ड गेन, क्योंकि ये आगे। और सेकंड केस में मैं एंट्री डालूंगा किसी दूसरे स्टैंडर्ड में, पीपी के स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे हम, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या ये रियलाइज्ड है या अनरियलाइज्ड गेन है, और दोनों ही किसके हैं, नॉन करंट असेट के। तो असेट को बेचने का प्रॉफिट या होल्ड करने का प्रॉफिट, बेचने वाले प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, रियलाइज्ड गेन। डिस्पोजल वाले को हम क्या बोलते हैं, रियलाइज्ड गेन। डिस्पोजल मतलब एक तरह से बेचना। अनरियलाइज्ड किसको बोलते हैं हम, होल्डिंग वाले को। अनरियलाइज्ड गेन फ्रॉम होल्डिंग ऑफ नॉन करंट एसेट। और ये एग्जांपल किसका है, एप्रिसिएशन मतलब वैल्यू बढ़ना, ये किसका एग्जांपल है, अनरियलाइज्ड का, क्योंकि होल्डिंग बढ़ी, सेल कर दिया तो बेच दिया ना, पक्का। तो चाहे रियलाइज्ड हो चाहे अनरियलाइज्ड हो, किसका, बोलो, नॉन करंट एसेट्स का। अब करंट एसेट्स पर आओ, अब समझ ही जाओ तुम। करंट एसेट के लिए सिर्फ इसने क्या बोला हुआ है, अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन्स, उसको रेवेन्यू नहीं मानना। रियलाइज क्यों नहीं बोला, क्योंकि इन्वेंट्री बेच ही दी तो रियलाइज गेन तो इन्वेंट्री सेल ऑफ गुड्स में आ ही जाएगा। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री भी तो आती है, तो अगर इन्वेंट्री बेच ही दी तो क्या होगा भाई, 100 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी हुई है, 150 की होगी, रेवेन्यू की डेफिनेशन में नहीं है। लेकिन 150 में बेच दी तो क्या है, रेवेन्यू की डेफिनेशन में है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू डाल देता है। पहले वाले में क्या है, नॉन करंट एसेट का रियलाइज्ड और नॉन करंट एसेट का अनरियलाइज्ड। तीसरा क्या दे दिया, करंट एसेट का रियलाइज्ड और करंट एसेट का अनरियलाइज्ड। तो कौन सा रेवेन्यू है, करंट एसेट का रियलाइज्ड, पक्का। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, नेचुरल इंक्रीज इन हर्ट्स एंड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। नेचुरल इंक्रीज इन हर्ट्स का मतलब क्या है, हर्ट्स नहीं समझता क्या, आई डोंट लाइक द हर्ड मेंटेलिटी, भेड़ चाल पसंद नहीं है। हर्ट्स मतलब पशु, और तो पशु, एक गाय ने बछड़ा दे दिया तो वो क्या है, नेचुरल इंक्रीज इन हर्ड, आपके पास कुछ बढ़ गया है लेकिन वो रेवेन्यू नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपने आप उग जाते हैं, कहीं भी देख लो आप, कोई खाली प्लॉट देखना, कुछ ना कुछ उगा ही रहते हैं। तो जहां पर बारिश हो जाती है अपने आप, तो वो इसमें रेवेन्यू में नहीं आएंगे, भले आपको कुछ मिल गया। रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का मतलब क्या है, मैंने डेटर बेचा, डेटर था कितने रुपए का, $1 का, बाहर माल बेचा था, तो आज रेट 50 रुपए थी, तो मैंने एंट्री क्या कर दी, डेटर्स टू सेल्स $1.50 का था। अब ईयर एंड पे वो रेट कितनी होगी, 52। तो मैं खुश हूं या दुखी हूं, खुश। क्यों खुश हूं, मेरे को ये, मेरा डेटर तो $1 ही देगा, लेकिन मैं जब आरबीआई को जमा कराऊंगा तो मुझे कितने मिलेंगे, 52। तो इसको क्या बोलते हैं, अनरियलाइज्ड गेन ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज। तो ये $2 का फायदा रेवेन्यू नहीं है। अच्छा, $1 उसने दे ही दिया, तब भी क्या होगा, कैश डेबिट कितने से, 52 से। उसने $1 दिया, मैंने आरबीआई को दिया, आरबीआई ने मुझे कैश दे दिया। टू डेटर कितने से हटेगा, 50 से। अब मैं बोलूं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही डाल दूं $2 को, नहीं, ये फॉरेन एक्सचेंज गेन है। रेवेन्यू तो जिस दिन सेल रिकॉर्ड होगी होगी। तो ये क्या, इसका AS11 आएगा अलग से तुम्हारा, ठीक है। क्या चीज, रेवेन्यू तो नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट्स का पर्पज ही क्या है, आपका पर्पज क्या है,
ये एग्जाम्पल है, अच्छा ऐसे समझ रखो, ये करंट एसेट में क्या होता है, इन्होंने मतलब लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, इन्होंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना कि क्या लिखा हुआ है कि ये एग्जॉस्टिव बात होगी, एग्जाम्पल्स है। अब करंट एसेट मैंने महंगी बेच दी, तो अगर वो इन्वेंट्री है तो वो किस में आ जाएगा, रेवेन्यू में। लेकिन और कोई करंट एसेट भी ज्यादा रियलाइज हो गए तो क्या होगा, वो रेवेन्यू में नहीं आएगा, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट से हो रहा है। इसने ऐसे थोड़ी कहा है कि जो क्या है, इसने क्या लिखा हुआ है, एक बार नीचे वाले पॉइंट को वापस समझाता हूँ। उनका डाउट ये है कि यहाँ पर आपने क्या कि रियलाइज्ड गेन और अनरियलाइज्ड दोनों थे, यहाँ पर सिर्फ अनरियलाइज्ड है, तो रियलाइज्ड गेन ऑफ करंट एसेट रेवेन्यू है, नहीं। रियलाइज्ड ऑफ गेन ऑफ करंट एसेट में अगर इन्वेंट्री है तभी क्या है, रेवेन्यू है। बाकी चीजें, ये इसका मतलब ये हुआ भी नहीं ना, ये तो कह रहा है कि ये नहीं है, इसका मतलब क्या है, बाकी सब रेवेन्यू थोड़ी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी सब रेवेन्यू, ये तो एग्जांपल दे रहा है कि ये चीज रेवेन्यू नहीं है। पक्का? तो रियलाइज गेन ऑन करंट एसेट अगर इन्वेंट्री है तब तो रेवेन्यू है, और कोई चीज है करंट इन्वेस्टमेंट बेचा है तो क्या रेवेन्यू नहीं है। डेटर वेटर से ज्यादा रियलाइज होते नहीं, लेकिन मान लो शॉर्ट रिकॉर्डेड थे और ज्यादा मिल गए तो क्या हो गया, वो कोई रेवेन्यू थोड़ी हो गया। अब सुनो, मतलब समझ रहे हो ना, और कोई भी करंट एसेट, ठीक है, डेटर से कम मिले, रियलाइज हो गया, लॉस हो गया, तो वो रेवेन्यू कम थोड़ी होगा, बैलेंस शीट होता है ना। अब सुनो, रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, चाहे रियलाइज्ड है चाहे अनरियलाइज्ड है। रियलाइज का मतलब वो $1 मेरे पास आ गया और पैसे 52 आ गए, क्योंकि डॉलर आते ही मैंने आरबीआई को दे दिया, उसने मुझे कितने दे दिए, 52। और अनरियलाइज्ड का मतलब क्या होता है, वो डॉलर अभी तक आया नहीं था, ईयर एंड था, तो मैं खुश तो हूं ना, अंदर अंदर ₹52 हो गया। पक्का? तो जब रुपया डेप्रिशिएट होता है तो कौन खुश होता है, एक्सपोर्टर, क्योंकि एक्सपोर्टर को तो $1 के ज्यादा रुपए आएंगे ना भाई। आपको चिंता हो जाती है ना, जैसे $1 50 का था और अब कितने का हो गया, 60 का। 50 से कितने का हो गया, 60 का। लेकिन कौन खुश होता है, एक्सपोर्टर। आप क्या होते हो, दुखी। आप फालतू में होते हो ना, आप इंपोर्टर हो एक्सपोर्टर हो आप, लेकिन आप बस, मैं मतलब आपको पढ़ पढ़ के आपको आदत लगी है। आपको क्या दुख है, आपको क्या दुख है, कभी देखा है डॉलर, नारायक। लेकिन आप दुखी क्यों होते हो, क्योंकि आपको पढ़ पढ़ के आदत है। लेकिन देखो, हम देश का सोचते हैं इसलिए दुखी होते हैं, लेकिन हम एक्सपोर्टर होते हैं ना, तो हम देश का नहीं सोच रहे होते, क्योंकि इसमें हमारा कुछ जा ही नहीं रहा, तो दुखी हो लेते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपोर्टर होते ना, तो आप बिल्कुल भी दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि आपको $1 के 50 की बजाय क्या मिलने वाला था। उस समय देश नहीं दिखता, जब अपना स्वार्थ आ जाता। अपना स्वार्थ नहीं है तब तक देश दिखता। सर नैतिक शिक्षा की क्लास नहीं, आगे पढ़ो। आगे सुनो, रियलाइज गेन, अच्छा ये एडजस्टमेंट ऑफ राइजिंग ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये लाइन कब होगी, AS11 के बाद। कोशिश कर लेता हूं मैं, बाकी अच्छे से कब होगी, AS11। मेरा ऑपरेशन ही कहां पर है, इंडिया से बाहर। जैसे टाटा कंपनी है, टेटली कहां पर है, इंडिया से बाहर। इसकी टेटली टी इंडिया से बाहर है। जैगवार एंड लैंड रोवर कहां पर है, इंडिया से बाहर। तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनी किस में रहे, फॉरेन करेंसी में, जो भी रिस्पेक्टिव कंट्री में है वहां पर। मान लो डॉलर है, तो अब इसको हम इंडियन करेंसी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और तब हम इसको क्या करते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताते हैं, क्योंकि टाटा की बैलेंस शीट इंडिया में बनेगी, सारे ऑपरेशंस का मिला मिलू के। तो जब इसको कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसके ऊपर अलग अलग रेट लगाई जाती है, और जिसकी वजह से कुछ डिफरेंस आ जाता है। जैसे मान लो कि एक इसने रिकॉर्ड करी डेटर्स टू सेल्स, $100, $100, ठीक। अब इन दोनों पर ही 50 लगा दी जाए तो क्या होगा, डिफरेंस आएगा ही नहीं। दोनों को सेम रेट से मल्टीप्लाई कर दी जाए 50-50 से, तो क्या होगा, ये 50 गुना हो जाएगा, बट डिफरेंस आएगा नहीं। लेकिन AS11 बताएगा कि डेटर को किसी और रेट से लाना है और सेल्स को किसी और रेट से, तो उसकी वजह से जो डिफरेंस आएगा उसको हम प्रॉफिट लॉस ट्रीट करते हैं। AS11 के साथ बात करेंगे, लेकिन उसको रेवेन्यू बुक नहीं करेंगे, रेवेन्यू की तरह से ट्रीट नहीं करते। हाँ, प्रॉफिट लॉस जरूर बुक करेंगे, बट वो रेवेन्यू नहीं है। Realized gain resulting from discharge of obligation at less than carrying amount, और unrealized gain resulting from restatement of carrying amount of an obligation। इसका मतलब क्या है, कि किसी obligation का मतलब liability, उसको ₹100 देने थे और हमने कितने दे के नक्की कर दिया, 98। तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कितने रुपए, 2। इसको बोलते हैं रियलाइज गेन फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन एट लेस अमाउंट। और मैंने कहा कि जैसे मेरे पास एक टीचर है, उनको मैंने बोला कि आपके 1 लाख रुपए देने हैं ना,
इस बार थोड़ा दिक्कत चल रही है, कितने देंगे 95 देंगे, वो मान गए, पुराने हैं मेरे साथ तो वो मान गए, तब क्या होगा, मैं सिर्फ एंट्री क्या डालूंगा, क्रेडिटर्स टू प्रॉफिट कितने का 5000, बट ये प्रॉफिट P&L में क्रेडिट तो होगा, बट क्या नहीं है ये रेवेन्यू, तो हर चीज जो P&L में क्रेडिट होगी वो रेवेन्यू नहीं है। उसके कुछ एग्जांपल्स इसने यहाँ लिखे और मैंने आपसे डिस्कस क्यों किए, क्योंकि MCQ ना आज, और इन जगह पर भले ही रेवेन्यू हो भले ही ना हो, भले ही रेवेन्यू हो भी तो भी ये कहता है कि डील ही नहीं करता मैं, S9 कहता है डील ही नहीं करता। ये तो क्यों नहीं डील करते, क्योंकि रेवेन्यू ही नहीं है तो डीलिंग का क्वेश्चन ही राइज नहीं करता। लेकिन इन पर हम अपने अलग रूल पढ़ेंगे कि इन पर करते ही नहीं है। किसको, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को, हायर परचेज और लीज एग्रीमेंट्स पर, गवर्नमेंट ग्रांट्स में आना कोई चीज, और क्या है इंश्योरेंस कंपनीज के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर। तो ये क्या है, स्कोप से हटाया हुआ है, नॉन एप्लीकेबल, भले ही रेवेन्यू हो। इसमें से कुछ हम इंटर की पढ़ाई में पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। जैसे इसका AS7 बताएगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का कि रेवेन्यू कैसे बुक करना है, ना कि AS9, तो हम इंटर की पढ़ाई में पढ़ेंगे। हायर परचेज वालों का लीज एग्रीमेंट का AS19 है, लीजेस, वो भी हम इंटर की पढ़ाई में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट का भी क्या है AS12 कैसे बुक होगा, वो भी हम इंटर की पढ़ाई में पढ़ेंगे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज का कैसे होगा वो इंटर के कोर्स में ही आएगा ही नहीं कहीं। तो ये आपको याद रखना है कि किन किन पर नहीं लगता। बोलो पक्का, किस पर नहीं लगता, ठीक है। इन 4 पर ये लगता नहीं है, कुछ याद करने का बना लो इस पे। CPGI, CL, C फॉर कंस्ट्रक्शन, L गवर्नमेंट ग्रांट्स और इंश्योरेंस। इसको क्या याद रख लो, क्लिक, क्या याद रख लो, क्लिक, बोलो कुछ भी याद कर लो। LIC याद रहता है ना आपको, तो LICG याद रख लो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को इज्जत दे रहा हूँ, LICG, ठीक है। नाम रखे प्रशांत जी या प्रशांत, प्रशांत जी, तो LICG। L फॉर लीजेस, I फॉर इंश्योरेंस कंपनी, C फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, G फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। पक्का। अब हमारा क्या रह गया, सर्विसेज। बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है इससे। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का रेवेन्यू बुक कैसे करना है। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज पर बच्चों कोई सा भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है ही नहीं, मतलब आता भी नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिवली बहुत इजी है। ये कहते हैं 2 में से एक मेथड जो आपके सर्विसेज पर ज्यादा एप्लीकेबल हो वो करना। पहले तो कौन सी करेगा ये, वो अल्टीमेट कलेक्शन और मेजरेबिलिटी वाली बात तो सब में ही रहेगी, ठीक है। अब कहता है कि या तो रेवेन्यू कैसे बुक करना, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड से या कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड से। कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड क्या बोलता है, जब काम पूरा होगा तभी रेवेन्यू बुक करना है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करना है, इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L ओनली व्हेन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड और सब्सटेंशियली कंप्लीटेड। जब तक काम पूरा नहीं होगा रेवेन्यू बुक नहीं करना, सारा काम होने पर ही बुक करना है। और प्रोपोर्शनल मेथड क्या बोलता है, बताओ, जैसे जैसे काम वैसे वैसे रेवेन्यू, प्रोपोर्शनेटली विद द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे जैसे काम वैसे वैसे क्या रेवेन्यू। पक्का। यहां पर एक से ज्यादा काम करना होता है, यहां पर क्या करना होता है, एक से ज्यादा काम, और जितना काम हो गया वैसे वैसे रेवेन्यू बुक। पक्का। अब बताओ मैं कोचिंग का रेवेन्यू कैसे बुक करूं। आपको मान लो मुझे 10 चैप्टर्स कराने, ठीक है। 2 नंबर चैप्टर क्या है, काफी बड़ा है, ठीक है। वो बाकी कितने चैप्टर्स के बराबर है, 4 चैप्टर के बराबर है। 3 नंबर चैप्टर क्या है, 3 चैप्टर के बराबर है, ठीक है। और कितना हो गया टोटल, इक्विवेलेंट चैप्टर हो गए, कितने हो गए, 3 इसमें एक्स्ट्रा हो गए, 3 2 5, ठीक है 15। अब मान लो फीस कितनी है 15,000। तो पहले तो बताओ मैं रेवेन्यू कैसे बुक करूं, सीधा कोर्स पूरा होने पे बुक करूं, नहीं, रेवेन्यू कैसे बुक करूंगा, जैसे एक चैप्टर हो गया तो एक का, 2 हो गया तो ये 2 का, ऐसे ही करूंगा ना। जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे रेवेन्यू बुक करूंगा। 31 मार्च तक अगर आधा कोर्स हो गया तो आधा तो बनता है ना मेरा, चाहे आया नहीं है, और पूरा भी आ गया तो भी क्या है, आधा कोर्स हो गया है तो आधा बुक करूंगा,
पूरा कोर्स हो गया तो पूरा, तो ऐसे थोड़ी है कि लास्ट में बुक करूंगा। तो अब बताओ कैसे बुक करूंगा, ये इक्विवेलेंट चैप्टर बताओ, 10 चैप्टर है, लेकिन दूसरा चैप्टर कितने के बराबर है, 4 चैप्टर के, तो क्या होगा, ये टोटल कितने हो गए, 13 हो गए एक तरह से चैप्टर, 1 2 3, दूसरा खुद चैप्टर कितने के बराबर है, 4 के, तो 10 में एक बार तो 2 जुड़ा ही हुआ है, मतलब इससे इससे दूसरे की वजह से कितने हो गए, 3 एक्स्ट्रा जुड़ गए ना, तो एक दूसरा चैप्टर कितनी बार लो, 4 बार, 4 चैप्टर के इक्विवेलेंट है ना, सबको इक्विवेलेंट चैप्टर में जोड़ लो, और तीसरा चैप्टर कितनी बार लो, 2 बार, 3 बार लेना है, मतलब 2 बार, इसकी वजह से 2 एक्स्ट्रा हो गए, इसकी वजह से 3 एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि एक एक बार तो इसमें जुड़े ही हुए हैं ना, तो ये 15,000 कितने इक्विवेलेंट चैप्टर का कोर्स हो गया, 15। अब मैंने कौन सा करा दिया 31 मार्च तक, पहला और तीसरा, तो कितने इक्विवेलेंट चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर हो गए ना, पहला तो 1 के बराबर ही है, और तीसरा कितने के बराबर है, 3 के, सॉरी 4 चैप्टर हो गए, तो मैं 4 चैप्टर का क्या बुक कर लूंगा रेवेन्यू, 4 चैप्टर के इक्विवेलेंट का, मतलब इक्विवेलेंट, अब जितना जितना काम हो गया, ठीक है, अगर काम सारे एक जैसे ही है, 10 चैप्टर ही होते हैं और 10 एक जैसे ही होते, तो क्या करता मैं, 15,000 डिवाइड बाय 10, और क्या है, 3 चैप्टर हुए तो 3 का कर लेता, तो जितना काम हो गया उतना रेवेन्यू बुक कर लो, वो क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन। और कंप्लीटेड सर्विस वाला क्या बोलता है, जब पूरा हो जाए काम तब, उसमें जनरली एक ही काम होगा, और प्रोपोर्शनल कंप्लीशन में क्या है, मोर देन 1 एक्ट, जैसे मुझे अलग अलग चैप्टर कराने, तो मैं रेवेन्यू बुक करूंगा जैसे जैसे काम हो जाए, और इसमें जनरली क्या होता है, सिंगल एक्ट होता है, जैसे तुम्हारी मशीन इंस्टॉल करनी है, ठीक है, एसी इंस्टॉल करके आना है, तो एसी इंस्टॉल होने पर ही रेवेन्यू बुक करूंगा, ऐसे थोड़ी है कि खड़ा खोल दिया तो अलग बुक कर लिया, काम पूरा हो रेवेन्यू बुक, आधे काम के कौन पैसे देगा, पक्का, रिपेयर सर्विस। और या फिर क्या है, परफॉर्मेंस में एक से ज्यादा एक्ट है, लेकिन जो मेन एक्ट है ना, services yet to performed are so significant in relation to transaction taken that the performance cannot be deemed to have completed unless the execution of those acts। काम एक से ज्यादा है, लेकिन जब तक जो काम बाकी है ना, सर्विसेज येट टू बी परफॉर्म्ड, मतलब जो काम बाकी है वो इतना सिग्निफिकेंट है टोटल ट्रांजेक्शन के रिलेशन में, कि मान ही नहीं सकता कि परफॉर्मेंस पूरी हो गई उस काम के बिना। तो काम मुझे 4-5 करने हैं, सिंगल है तो क्या है, आप कैसे करोगे, प्रोपोर्शनेट तो तब होगा जब कई सारे काम करने हैं, ये हो गए तो इसका रेवेन्यू, ये हो गया तो इसका, पक्का। लेकिन परफॉर्मेंस क्या है, एक ही है तो क्या होगा, कंप्लीटेड सर्विस ही, पक्का। लेकिन परफॉर्मेंस क्या है, एक से क्या है, ज्यादा है, तो भी आप क्या, एक से ज्यादा है तो पहले तो इसने क्या बोला, प्रोपोर्शनेट लो, जैसे जैसे जितने जितने काम होते रहे, लेकिन क्या है, एक से ज्यादा है तो भी आप कंप्लीटेड ही लो, क्योंकि बचा हुआ काम अगर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, और इतना सिग्निफिकेंट है कि उसके बिना आप मान ही नहीं सकते कि क्या है काम। देखो पहले तो बताओ ये क्या कह रहा है, ये एमसीक्यू के लिए तैयारी है, इनका कोई क्वेश्चन नहीं है। सिंगल एक्ट है तब क्या होगा, कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड, और कंप्लीट कंप्लीशन वाला मेथड लगेगा। मोर देन 1 एक्ट है तो इसने बोला प्रोपोर्शनेट, जितने जितने काम होते रहे, जैसे 5 चैप्टर कराने, बोलो पक्का, समझ गए। तीसरा क्या है, इसमें क्या कहता है, प्रोपोर्शनेट, और इसमें कंप्लीट होने पर ही, और इसमें जैसे जैसे प्रोपोर्शन होता रहे। लेकिन तीसरा क्या बोलता है, मोर देन 1 एक्ट है, लेकिन कुछ भी कितने भी काम कर लो, बचा हुआ काम इतना सिग्निफिकेंट है कि उसके बिना बोला ही नहीं जा सकता कि परफॉर्मेंस क्या है, कंप्लीट। मैं कौन हूं बच्चों, शाहरुख खान। मैं कौन हूं सर, आपकी शक्ल है अनुपम खेर जैसी, लेकिन मैं क्या हूँ, शाहरुख खान हूँ, ठीक है। अब मुझे स्टेज शो के लिए बुलाया गया है, और मैं 1 करोड़ रुपए चार्ज करता हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्या पता कितने चार्ज करता है, लेकिन मुझे स्टेज शो के लिए बुलाया गया है और मुझे 1 करोड़ रुपए चार्ज करने हैं उस परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो मैं सर्विस प्रोवाइडर ही तो हूँ। कपिल शर्मा की कंपनी है K9 प्रोडक्शन, इंडिविजुअल थोड़ी काम करते हैं, कॉर्पोरेट बना के काम करते हैं। तो शाहरुख खान की भी, मतलब वो रेड चिलीज पता नहीं दुनिया जान की कंपनी है उसकी, तो मैं 1 करोड़ रुपए चार्ज करता हूँ, तो मुझे 1 घंटे अच्छी परफॉर्मेंस दी मैंने, तभी अगली बार बुलाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। मूवी बनाने के अलावा कोई भी XYZ अमाउंट से अपने को क्या लेना। कपिल शर्मा को हंसाने के लिए बुलाया जाता है तो क्या है, आजकल अनुभव बस्सी इधर उधर घूमता है तो वो एक चार्ज देते हैं, तो इनकी कंपनीज के रेवेन्यू में कैसे बुक होंगे। अब ये तैयारी करते हैं, वहां जाकर क्या बोल रहे हैं,
शाहरुख खान डांस के स्टेप सोचता है, कपिल शर्मा सोचता है, तो वो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो कई सारे काम हो गए, थोड़े 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 चुटकुले सोचने। लेकिन जब तक वो परफॉर्मेंस नहीं होगी, अब वो मेन काम तो परफॉर्मेंस है ना, तो ये कब बुक करेंगे? परफॉर्मेंस होने पे ही, भले ही क्या है मोर देन सिंगल एक्ट है, लेकिन वो जो मुख्य काम है परफॉर्मेंस देना, जब तक वो नहीं होगा आप रेवेन्यू थोड़ा सा भी बुक नहीं करोगे। पक्का? समझ गए? तो सर्विस वालों का मेन, अब देखो सब पूरा इसमें 5 मिनट में बोलता हूँ सारा का सारा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पांचों की कंडीशन, 3 बात इसमें, 5 बातें हैं। सेल्स ऑफ गुड्स, रेंटिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड। इंटरेस्ट का क्या, टाइम, रेट और अमाउंट। रॉयल्टी एग्रीमेंट प्लस एक्रूअल, 2A। डिविडेंड व्हेन राइट टू पेमेंट इज एस्टेब्लिश, जब क्या होता है डिक्लेयर होता है। सेल ऑफ गुड्स में क्या है, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए और या फिर प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो जाए, दोनों अलग अलग टाइम पर है तो क्या है रिसीव रिस्क रिवॉर्ड। और रेंडिंग ऑफ सर्विसेज में या प्रोपोर्शनेट या कंप्लीशन। प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे काम वैसे वैसे रेवेन्यू, कंप्लीशन मतलब कंप्लीट होने पर ही। प्रोपोर्शनेट में क्या लेना है आपको, ज्यादा, एक से ज्यादा काम होंगे, और कंप्लीशन में या तो काम एक ही होगा या एक काम इतना सिग्निफिकेंट होगा कि वो छोटे बाकी सब काम क्या है गौण है, उनके बिना माना ही नहीं जाएगा कि कुछ हुआ है। इन सब के साथ क्या है, मेजरमेंट की और कलेक्टिबिलिटी की सर्टेनिटी। पक्का? इन सब के साथ मेजरमेंट और कलेक्टिबिलिटी की सर्टेनिटी। अब इतना ही है। क्वेश्चन बैंक मिलेगा, उसके क्वेश्चन करने हैं, उनके डाउट्स लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में भी करेंगे। लव यू सो मच, बाय बाय।